जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। रिसोर्सेज नहीं थे तो आई रिमेम्बर कि हम हाथ से लेटर हेड पे हाथ से लेटर लिखकर यूएसए फैक्स करते थे। मेरे जो सप्लायर्स है ना ये हेट मी हायर्स करने हैं अपने अंडर और वहाँ के आपके फैक्ट्स है बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में। मैंने कुछ इंटरव्यूज अभी पीछे लिए इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर से इस लेवल तक मेरे क्वेश्चंस का लेवल गिर गया। ग्रेजुएट इंजीनियर से ये पूछा कि भाई ये बता जरा कि 1 इंच कितना बड़ा होता है। एक लाइन लगा के पेपर दिया उसको कि एक लाइन लगा 1 इंच की, ये 1 इंच कितना बड़ा होता है। दे कैन नॉट टेल मी कि 1 इंच कितना बड़ा होता है, 1 फुट कितना बड़ा होता है और 1 मीटर कितना बड़ा होता है। उनका वो एम्बिशन बॉक्स पे लिखना शुरू कर दिया। कंपनी ऐसा है, कंपनी घटिया माल बेचता है, चाइना का माल लेके जर्मनी का माल बताता है और ये करता है वो करता है। उसने पूरी भड़ास निकाल दी। टोटलिटी पूरी फील कर रहे जैसे आपकी सेलिब्रेशंस की वीडियोस आती है ना। एक कॉमन क्वेश्चन था हमारे एडिटर का ही था, मेरा था कि सर कोल्ड ड्रिंक और समोसे ही सब में कॉमन होते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि और पंकज सर कैसे और गुड कैसा रहा पॉडकास्ट की जर्नी हमारी? वो तो अभी शुरू होनी है वो पता लगेगा कैसी हुई। हाँ लेकिन जो मतलब जो इनिशियल जो चल रहा था वो इंटरेस्टिंग रहा। बाकी तो जब पॉडकास्ट के लिए अपने आपसे पूछा तो आपका थॉट क्या था फर्स्ट डे पे? थॉट तो यही था कि यार काहे को पॉडकास्ट, मतलब सबसे एक तो पॉडकास्ट क्यों और दूसरा कि पॉडकास्ट का क्या करेंगे बेसिकली, क्या ही होने वाला है। जो मैंने तुम्हें उस दिन बोला भी था कि भाई कौन देखने वाला है। मतलब पॉडकास्ट इज समथिंग कि भी कोई या तो कुछ सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना पॉडकास्ट। नहीं दैट वाज माय कंसर्न। नोन पर्सन सुनेंगे सारे और तो वो देखते हैं, तो शुरुआत है फिर देख लेते हैं आगे क्या होता है। नाइस है। सो सर बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपने कभी अपना बिजनेस सेटअप करने आप आए होगे तो मतलब व्हाट्स योर फर्स्ट माइंडसेट कि मतलब जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बिजनेस में आ रहे थे तो इट्स योर फैमिली बिजनेस या आपका फर्स्ट स्टेप था? ये मेरा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, मतलब आई ओनली स्टार्टेड दिस। ओह वेरी नाइस। तो नॉट अ फैमिली बिजनेस एट ऑल। और कोई बहुत बड़ा कोई फंडिंग नहीं था इसमें या कोई ऐसा कोई हमारा बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं है फैमिली में। तो इट वाज मे बी जो लाइक आई यूज्ड टू वर्क विद सम कंपनी, तो बस दिमाग में आया कि कुछ काम करते हैं। तो शुरू कर दिया वैसे ऐसा। तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी मतलब इस जर्नी की आपकी? स्टार्टिंग तो बेसिकली इट इज I mean, we started some trading. कुछ जो हम काम जानते थे वही प्रोडक्ट्स को ट्रेड करना शुरू किया। और जब कस्टमर से कांटेक्ट होने लग गया, 1-to-1 कस्टमर्स को विजिट करना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से जो हमें हिट किया या जो हमारे बिजनेस को जिससे हिट हुआ हमारा बिजनेस, आई वुड से लाइक दैट, वो ये था कि जो एक हमारी एक अप्रोच थी ना कि कस्टमर को क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर मैं पूरा जर्नी देखूं हमारे बिजनेस का, विच इज नाउ अबाउट ऑलमोस्ट 30 years, तो उसका मैं पीछे जर्नी देखता हूँ तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब यही रहा कि यार प्रॉब्लम क्या है कस्टमर को। मतलब किसी भी एरिया में जब भी हम जाते थे ना, या अपना एक जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं कस्टमर को या कुछ प्रोडक्ट एक लेकर जा रहे हैं कस्टमर के पास, वो तो लेकर जा ही रहे थे, लेकिन व्हेन यू विजिट कस्टमर, व्हेन यू डिस्कस विद कस्टमर, दे विल टेल यू 10 थिंग्स कि यार ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, या ये इश्यूज हैं, या कभी कभी कस्टमर आपस में ही किसी कलीग के साथ बात कर रहा है। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फोकस ऑन दोज इश्यूज कि प्रॉब्लम कहाँ है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं भी है तो किसी और प्रोडक्ट में या किसी और चीज़ों में उसको क्या इश्यूज है। तो उनको सॉल्व करते 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 ये जर्नी चलती रही है। तो हम शुरू किया वेल्डिंग कंज्यूमेबल से, फिर हम आए वेल्डिंग मशीन्स में, फिर हम आए सेफ्टी इक्विपमेंट्स में फॉर न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशंस लाइक
एट अ टाइम हम इंडिया के जितने भी एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं उनको बहुत ही स्पेशल प्रोप्राइटरी टाइप प्रोटेक्टिव गियर्स बना के देते थे, जो कि वो लोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मेंटेनेंस करने के लिए जाना है तो दे नीड वेरी स्पेशल ड्रेसेस, वेरी स्पेशल इक्विपमेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन के एक्सपोजर से। और वो एक्सपोजर ऐसा होता है विच कैन एंटर फ्रॉम योर स्किन, स्किन से भी बॉडी में एंटर कर जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए स्पेशल गियर्स होते हैं, तो फिर हम वो भी बनाने शुरू किए बहुत साल तक। we did very good business, we earned a lot of money also in that। और फिर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में समहाउ घुस गए। और उसके बाद तो मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री के बहुत सारे इश्यूज देखे, क्या इश्यूज हैं या क्या है, वो सॉल्व करते 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 वो आज तक कर ही रहे हैं। तो यही जर्नी ऐसे चलती रही वो बिजनेस की। ओके, सो मतलब इट्स बीन 30 इयर्स। तो मतलब पोखरान के अंदर ही आपका हाथ था पोखरान रोल में? एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पे आपने? नहीं, वो तो थोड़ा और पीछे चले गए। हाँ, वो आप थोड़ा और पीछे चले गए। बट देन जो हमारा जो एटॉमिक पावर स्टेशंस के साथ जो कनेक्शंस था वो बेसिकली सेफ्टी रिलेटेड था कि व्हेन दे डू मेंटेनेंस ऑफ द रिएक्टर, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, सेफ्टी पीपीईज बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो वो आदमी को उसमें कुछ सूट्स होते हैं, फुल बॉडी सूट्स या मास्क होते हैं जिसमें हमेशा प्लांट से एयर आती है, वो ट्यूब से कनेक्टेड रहती है और एयर चलती रहती है जिससे कि वो वही एयर इनहेल कर रहे हैं, बाहर की एयर नहीं इनहेल कर रहे। तो इस टाइप के सिस्टम्स होते थे। फिर और रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए जिससे कि ह्यूमन हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना आए, तो उस टाइप के इक्विपमेंट्स हम डिजाइन किए, बनाए और सप्लाई किए। मतलब सब A to Z आप लोगों ने हैंडल किया उस टाइम पे भी? हाँ, मतलब उसमें ऐसा था कि जैसे हमने एटॉमिक पावर स्टेशन शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड दिस विजिट किया, तो वो यूज कर रहे थे ऑलरेडी, दे वर यूजिंग सम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो बिना प्रोटेक्शन के काम करते थे, दे वर हैविंग प्रोटेक्शन, बट उनके कंप्लेंट्स क्या थे कि साहब वो आदमी सूट पहन के अंदर रिएक्टर में जाता है, वहाँ उसको इतना पसीना आता है, इतना हैवी होता है कि वो वहीं निकाल देता है, उससे उसको डोज लग जाती है। मतलब वो एक परमिसिबल लिमिट तक ही एक्सपोज कर सकते हो आप बॉडी को। तो वो परमिसिबल लिमिट बहुत जल्दी से आ जाती थी, तो वो उनको आउट ऑफ ड्यूटी जाना पड़ता था, तो वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लिमिट ऑलरेडी आ गई। बिल्कुल। तो दैट वाज द चैलेंज कि भाई इसको हम उस प्रोडक्ट को यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। तो जैसा मैंने बताया, एक पूरा सूट होता था, फुल बॉडी सूट, तो वो बनता था एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के मटेरियल का। तो उसका वेट होता था करीब 4.5-5 किलो। तो वो पहन के जाता था। तो वो अब 2-3 घंटे अंदर काम कर रहा है हैवी सूट पहन के, तो दिक्कत होती थी। तो हमने फिर सोर्स किया एक पैराशूट क्लॉथ करके आता था जिसका पैराशूट बनता है। तो हमने वो मार्केट गए, वो पैराशूट क्लॉथ ढूंढा, फिर उसकी स्टिचिंग की एक डांगरी हमने मार्केट से सोर्स की, उसको खोल के उसके पैटर्न्स बनाए ताकि उस डांगरी के हिसाब से हम वो पूरा कवरऑल बना सके। बिल्कुल। फिर उसके अंदर वो सूट के अंदर पूरा एयर सर्कुलेट करती है, तो मतलब वो जब सूट पहन लेते हो और आप काम करने जाते हो उसमें एयर कनेक्टेड होती है और वो बैलूनिंग हो जाती है, वो पूरा सूट फूल जाता है। जैसे आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा ना, वो कुछ ऐसे लगे होते हैं, वो हाथ का, तो वो सूट्स होते हैं जिसमें अंदर हवा भरी रहती है, उस टाइप के सूट्स मतलब वो होते हैं। तो वो आदमी पहन के जाता था। तो उसमें क्या था कि अंदर पॉजिटिव प्रेशर रहता था। हवा अंदर से बाहर तो जा सकती है लेकिन बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। ये कैसे? तो एवरी टाइम जैसे उसके कफ्स हैं तो वहां से एयर लीक करती जा रही है या कुछ भी जो ओपनिंग्स हैं, क्योंकि अंदर उसमें प्रेशर हमने एयर पुश कर दिया, तो वो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर में रहता था। तो अंदर की एयर तो बाहर जा रही है लेकिन बाहर की एयर अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वन वे ही है, सारी एयर बाहर निकलती जा रही है। तो वो सब इनोवेशंस थे कि मतलब उसमें इनोवेशन ये नहीं था कि हमने ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, लेकिन उस प्रोडक्ट को जो वो ऑलरेडी यूज कर रहे थे उसको यूजर फ्रेंडली बनाया। तो ऐसे ही बहुत मास्क थे, बहुत स्पेशल पर्पस मास्क, फिर हमने उसकी डाइज बनवाई, फिर वो स्पेशल सिलिकॉन मटेरियल के, पहले रबर के
नेचुरल रबर के मास्क होते थे काले Okay. रंग के, वो Hmm. बदबू आती थी और Okay. फिट अच्छा नहीं था फेस पे, तो लीक करता था, तो उससे चांसेस होता था कि बाहर से Okay. हार्मफुल रेडिएशन अंदर आ जाए। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीजों में हमने इनोवेशन की, इनोवेट करके उसको यूजर फ्रेंडली बनाकर जब देना है, तो उससे हमें काइंड ऑफ चस्का लग गया कि यार बिजनेस ही करना है। बिजनेस तो करना है, बट दिस इज हाउ वी हैव टू डू अ बिजनेस, Okay. सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो आज तक चल रहा है, Oh, सॉल्व द प्रॉब्लम, nice. कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। Okay. तो वो तभी नहीं, मतलब वो आज तक वही चल रहा है कि पेन पॉइंट क्या है उसको सॉल्व कर। तो बिजनेस के लिए हम नहीं जाते कि भाई आप हमें ऑर्डर दे दो, जस्ट से कि पेन पॉइंट आपके प्रोडक्ट से अगर कस्टमर का सॉल्व हो रहा है तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक है, कस्टमर लेगा ही। जब उसको लग रहा है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट से मैं आई एम मोर कंफर्टेबल, देन यू विल नेचुरली बाय दैट प्रोडक्ट। तो उसमें यू डोंट हैव टू सेल इट, यू जस्ट हैव टू शो टू कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट इज बेटर, मोर यूजर फ्रेंडली। तो वही तो वो चलता रहेगा। पेन इशू बेसिकली, मतलब पेन पॉइंट्स पे यू आर मोर फोकसिंग कि Pain point व्हाटएवर पे द focus इश्यूज दे आर करना है। फेसिंग तो इट इसको वी आप हैव टू रिजॉल्व फर्स्ट। कस्टमर सेंट्रिक बोल लो या कुछ भी, मतलब दिस इज व्हाट मतलब जैसे से आपने बिजनेस स्टार्टिंग किया था, जैसे आपने बताया वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, मतलब हाउ यू स्टार्टेड, मतलब पहले जॉब करी देन यू शिफ्टेड। आई वाज इन अ जॉब, Okay. उसमें भी मतलब वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स वी यूज्ड टू सेल। ओके। मतलब जॉब की भी जर्नी रही है, आई Hmm. हैड बीन इन 2-3 कंपनीज। ओके। तो द लास्ट वन वाज फॉर वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स। Okay. वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स किए। हम्म। वेल्डिंग का एक्चुअली वो सेफ्टी में जो है वो भी Hmm. वेल्डिंग से रिलेटेड है। Okay. वेल्डिंग में भी ना देयर आर सर्टेन हेलमेट्स और वेल्डिंग की लाइट से बचाने के लिए लोगों को कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। दैट इज हाउ वी एंटर्ड इनटू सेफ्टी। वो सेफ्टी प्रोडक्ट्स लेकर हम जब न्यूक्लियर प्लांट में गए तो वो अलग ही प्रॉब्लम्स उनकी दिखाई दी, तो फिर हम न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स में आ गए। फिर क्योंकि हम वेल्डिंग में थे तो एक somebody was looking for a distributor in India, कोरियन कंपनी, तो उसने हमें अप्रोच किया, तो उसकी वेल्डिंग मशीन्स बेचनी शुरू कर दी, तो वो खूब बेची हमने। फिर वो वेल्डिंग मशीन्स जब, बिकॉज वी वर द सोल पार्टनर्स फॉर देम, तो जब वो वेल्डिंग मशीन्स खराब होने लग गई तो अब क्या करें, वो मशीन को बाहर भेजना, उसको ठीक कराना। इंडिया में कस्टम रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसमें इतना आसान नहीं है कि चीज़ों को बाहर भेजो और उनको रिपेयर करके मंगा लो। फिर हमने खुद रिपेयर करनी शुरू की। जब रिपेयर करनी, अब आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट द मशीन्स वर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व था, बट समहाउ देखते करते तुक्के मारते मारते सीख गए। अच्छा। तो जब जुगाड़ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हम रिपेयर करने लग गए तो देन वी थॉट यार इट्स नॉट अ बिग चैलेंज, आई मीन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियर से मैं ऑलमोस्ट आधा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। ओके। फिर हम बस, फिर वो मशीनों का वो हट गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, व्हाटएवर काइंड ऑफ मशीन्स वी कैन हैंडल। तो फिर धीरे धीरे मशीन्स में घुस गए। ओके। मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री शिफ्ट होती गई वैसे वैसे प्रोडक्ट भी शिफ्ट होते गए। करेक्ट। बट ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसको हमने मतलब इससे सीखा भी बहुत, इस ट्रेंड से, मार्केट के ट्रेंड से, दैट लाइक एक ही प्रोडक्ट से चिपके मत रहो। मतलब सो वी केप्ट ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक प्रोडक्ट की भी एक एज होती है, वो शुरू में 2-3-4 साल इट सेल्स वेरी वेल, बट देन इवेंचुअली यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। बिल्कुल। देन योर profit margin is absolutely zero. Then you fight for pennies. When you fight for pennies, you cannot afford to give good service. बिल्कुल। तो हमारा, जैसा मैंने बताया कि कस्टमर का पेन पॉइंट was important for us, तो इसीलिए सर्विस भी बहुत, सर्विस इज आवर फोर्टे। मतलब प्रोडक्ट सिर्फ वही किया हमने जिसमें कि वी वर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन गिव सर्विस। ओके। अदरवाइज आप प्रोडक्ट तो बेच लो। मैं आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग माय पीपल दैट प्रोडक्ट इज द बेस्ट सेल्समैन। आप कस्टमर को प्रोडक्ट एक बार तो बेच सकते हो ऑन योर फेस वैल्यू। बिल्कुल। तो द नेक्स्ट टाइम अगर प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं किया तो ही विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन हिज ऑफिस। सो द प्रोडक्ट इज द बेस्ट सेल्समैन। आपने एक बार तो बेच दिया, बट अगली बार तो उस प्रोडक्ट ने ही खुद को बेचना है, आप नहीं बेच सकते। आप मतलब एक
नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट को बार बार नहीं बेच सकते, एक ही बार बेच सकते हो उसके। बिल्कुल। बट हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि हमारे अगर 20 प्रोडक्ट्स हैं तो 20 के 20 एक ही कस्टमर ले रहा है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अ बैड प्रोडक्ट और बैड सर्विस। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट खराब दिया, एक सर्विस खराब दी, तो आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी डेड हो गए। टू। वही कहावत जैसे 199 अच्छे काम और एक बुरा काम। करेक्ट। सब पे भारी पड़ता है। सब पे भारी। तो मतलब जैसे अगर आपने जब कभी फॉर एग्जांपल आप जब जॉब से बिजनेस शिफ्ट कर रहे होगे तो वही क्रिटिकल पॉइंट लाइफ में रहा होगा उस टाइम पे, जो डिसीजन लेते वक्त कि आई शुड गो विद बिजनेस और नॉट, उस टाइम वो कभी नहीं आया, वो कभी थॉट नहीं आया ही नहीं, कभी थॉट ही नहीं आया। मन का जस्ट जंप। मतलब फैमिली में बताया था आपने या उनका क्या रिएक्शन था? मेरा पता नहीं क्यों, मेरा आई मीन जहाँ तक फैमिली का सवाल है, मेरी फैमिली में कभी भी आई मीन जो मेरे से रिलेटेड डिसीजन है ज्यादातर मैंने ही लिए। आई मीन मेरी फैमिली में कभी भी मेरे पेरेंट्स ने लाइक दे नेवर टोल्ड मी लाइक व्हाट शुड आई डू। आई मीन they were very confident, ठीक है, जॉब भी स्विच करते थे तो आई नेवर आस्क्ड माय पेरेंट्स भी पापा मेरे को ये जॉब मिल रहा है मैं स्विच करूंगा। whenever I switched jobs or switched my business, switched from job to business, I was confident, I just did it. मतलब बताया तो कब नहीं, मतलब बताया of course, but then I didn't ask like अच्छा, वो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था कि भाई करना है या नहीं करना है। I just decided. ओके। तो बैक ऑफ द माइंड कभी उनके आया क्वेश्चन आपके पूछने का भी कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं, वो तो साथ में रहते थे तो पता ही था, वो तो डेली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो पूछने की बात ही नहीं थी। वो तो भी ऑफ कोर्स आई वाज इन फैमिली, तो दे नो एवरी डे व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। एंड मतलब अगर पीछे 30 साल का रिकॉर्ड भी देखोगे ना, तो कभी भी खराब नहीं दिन हमने देखे बिजनेस में। मतलब ऑनेस्टली, मतलब लोग कहते हैं कि यार कोविड हो गया, हमारा तो बिजनेस ही डाउन हो गया, अजी आजकल तो मार्केट डाउन है, कस्टमर पैसा ही नहीं देता, रोने लगे रहते हैं लोगों के। बट ऑनेस्टली मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बिजनेस डाउन है, कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा है, मार्केट में दम नहीं है, कोविड हो गया या ये हो गया वो हो गया। आपका नीयत सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, तो कभी भी डाउनफॉल, ठीक है, कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं होते, इन सम इंडस्ट्रीज मे बी देयर। फॉर एग्जांपल कोविड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, होटल इंडस्ट्री थी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी, या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर डाउनफॉल थे। बट टचवुड, मतलब हमें कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं दिखा। गॉड इज ग्रेस, फैक्ट है उनकी कृपा। तो इसलिए हमें कभी ऐसा सोचना भी नहीं पड़ा। नॉट दैट कि वी ऑलवेज डिड वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस। आई मीन ये 30 साल की जर्नी है, कोई छोटा नहीं है। 30 साल का टाइम कोई छोटा टाइम नहीं है। तो द ग्रोथ वाज वेरी ग्रेजुअल, और मतलब खून पसीना बहाया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तब बना है। मतलब इट वाज नॉट सो इजी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत हमने बस ऐसे ही हो गया, मतलब हुआ सब कुछ अच्छा हुआ, बट देन इतनी आसान नहीं था वो सब करना। जर्नी को थोड़ा इलैबोरेट कर पाओगे आपको? मतलब कोई ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स या कोई ऐसी दिन या ऐसा कोई ईयर जिस टाइम पे आपको कभी ऐसा डाउट आया कि नहीं यार, आई शुड नॉट एंटर इन दिस इंडस्ट्री, या गलत भी एंटर दिस? नहीं, ऐसा तो कभी मैंने, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा मतलब पॉजिटिविटी फुल भरी हुई है। मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, बट देन नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एंटर ही नहीं होती। तो मैं मतलब फुल प्रूफ टाइटैनिक हो आप वो कह लो, या मतलब, और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं पाता हूँ। मतलब आई डोंट जेल विद देम। सो तो कभी ऐसा मेरे को नहीं लगा कि भाई कि ये गलत डिसीजन है या करना ही नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा तो कभी नहीं लगा। बट एट द सेम टाइम डिफिकल्टीज बहुत आई, चैलेंजेस बहुत आए। सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस का था शुरू में, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज डूइंग जॉब, कितना
when I started my job way back in 96, Okay. I used to earn कितना 20-22 हज़ार रुपए का सैलरी होगा उस टाइम पर, तो या उससे भी कम शायद, आई थिंक 18-20 हज़ार रुपए। बिल्कुल। तो क्या ही सेविंग रही होगी, एंड सर्विस क्लास फैमिली, तो ये भी नहीं कि बाप दादा ने बहुत पैसा छोड़ा बिल्कुल या दिया। तो चैलेंजेस फाइनेंस के भी थे, चैलेंजेस स्किल सेट के भी थे, कि भाई हम एक कोई मतलब बहुत हम कोई साइंटिस्ट नहीं थे हम, या दिमाग में ऐसा कोई बड़े 30 मार खां टाइप के इंजीनियर नहीं थे हम, कि वो बड़ा यू नो। तो स्किल सेट के चैलेंजेस थे, फिर रिसोर्सेज के चैलेंजेस थे कि भाई कहाँ। और फिर हमने जब बिजनेस शुरू किया तो मतलब 96 में किया था, तो 97 या 98 में हमने इंपोर्ट करना शुरू किया था। ओके। तो इंपोर्ट अपने आप में ही एक बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था कि इंपोर्ट कैसे होगा। उस टाइम पर ईमेल्स ही नहीं थी, सबसे बड़ी बात कि आप फॉरेन बायर्स से कम्युनिकेट कैसे करोगे। बिल्कुल। नो ईमेल्स। तो रिसोर्सेज नहीं थे, तो आई रिमेम्बर कि हम हाथ से लेटर हेड पे हाथ से लेटर लिखकर यूएस से फैक्स करते थे। ओके। कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है, या हमारा ये ऑर्डर है, या क्या है। फोन करना तो बहुत ही दूर की बात, फोन वाज डैम एक्सपेंसिव टू मेक अ आईएसडी कॉल। हाँ, उस टाइम पे फॉर श्योर, मतलब वो कॉस्टिंग काफी इतनी आ जाती होगी। और मोबाइल नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं था, या ईमेल्स ही नहीं थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जिससे कि हम गुजरे हैं। और वो चैलेंजेस ने हमें एक्चुअली में स्ट्रांग बनाया, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें देखी हुई हैं कि अब भी अगर मान लीजिए किसी सप्लायर से, हमारे किसी फॉरेन सप्लायर से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, तो वी नो ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, कैसे भी करके काम कैसे भी काम नहीं फैक्स तो कह रहा हूँ, फैक्स मशीन ही बंद हो गई तो लेकिन किसी ना किसी तरीके से कनेक्शंस बना ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, आई वाज जस्ट लुकिंग एट सम प्रोडक्ट, तो एक रशियन कंपनी से हमने कांटेक्ट किया, उसको पहले मेल भेजा, नहीं जवाब आया, फिर गूगल ट्रांसलेट से उसको इंग्लिश से रशियन में ट्रांसलेट करके भेजा, नहीं आया, फिर वेबसाइट पे दोबारा ऐसे ही मैं सर्च करा तो कहीं व्हाट्सएप का लिंक मिल गया, तो फिर व्हाट्सएप पे उसको किया इंग्लिश में, फिर जवाब नहीं आया, फिर वो इंग्लिश में जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा दोबारा रशियन में ट्रांसलेट करके भेजा, फिर उसका जवाब आ गया। तो करेक्ट हो गए, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, बट देन what I'm trying to say is कि we should knock the door continuously। हाँ, मतलब अभी यंग जनरेशन में क्या है ना, वो किसी को कांटेक्ट करना होता है सर, वो तो फोन नहीं उठा रहा, बस that's it, that's the end of it। तब मैंने फोन किया था, फोन उठाया नहीं। बिल्कुल। क्या वो कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जो अप्रोच है ना, तो दिस इज व्हाट आई टेल पीपल कि आपको ये काम दिया है, तो ये काम मतलब अगर आपने उस काम करने के लिए किसी को फोन किया और वो फोन पे आपकी बात नहीं हुई, तो एक्चुअली में डोंट फील कि मैंने तो काम कर दिया, वो काम तो हुआ ही नहीं ना जो काम आपको दिया था। बिल्कुल। वो काम जब तक आपने उससे बात नहीं कर ली या अपना मैसेज कन्वे नहीं कर लिया, तब तक वो काम नहीं हुआ। आपका फोन किया और वो फोन नहीं मिला या उसने फोन नहीं उठाया, यू शुड नॉट फील कि मैंने तो काम कर दिया, वो मैंने तो फोन किया था नहीं उठाया तो मैं क्या करूं। यू हैव टू अल्टीमेटली डू दैट जॉब। अब वो आप फोन करके उससे कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, या ईमेल कर रहे हो, या खुद विजिट करके उसको कांटेक्ट कर रहे हो, जब तक आप उससे कांटेक्ट नहीं करते तब तक वो काम, ये एक एग्जांपल है, मतलब इट स्टैंड्स ट्रू फॉर एनीथिंग। बिल्कुल। तो मतलब जिंदगी के हर लेवल पे ना, मतलब ये चीजें प्रैक्टिकल है, ट्रू है। ओके। फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, उसको आपने वो
काम दिया तो वो काम जब तक हुआ नहीं तब तक वो नहीं हुआ, चाहे आपने एफर्ट्स कर लिए फिर भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मैंने तो एफर्ट्स कर लिए, जब तक काम नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, यू हैव टू कीप ट्राई। So this is what I want to convey. Okay, nice. तो मतलब इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं वही उसी पे ही आ रहा था। बहुत सारी देर तक हम इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मियां हमारे पास पूरे टाइम है। So basically जैसे अब आपने बताया कि जब आप स्टार्टिंग फैक्सिंग और फैक्स वाला भेजा करते थे तो उस पॉइंट पे भी आप लोगों को फॉलोअप्स नहीं मिलते होंगे कि मतलब फैक्स जाने में मतलब टाइम तो लगता ही होगा एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने? नहीं, फैक्स तो इंस्टेंट है ना, फैक्स तो आपने यहाँ डाला वहाँ मिल गया। ओके, फैक्स तो अच्छा वो वाली चीज है। ओके, अभी शायद आपको फैक्स नहीं मेरे को नहीं पता ना। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं वो मूवी मेरे माइंड में आ रही थी कि जहाँ पे ना, हाँ मैंने वो नायक मूवी कि मैंने आपको टक 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 फैक्स भिजवा दिया आपके, वो है वो अभी क्लिक हुआ कि अच्छा वो फैक्स वो होता है कि लाइक यू हैव अ मशीन आपके टेबल पे रखा है, आपने कोई भी लेटर फैक्स करना है तो आपने लेटर कंप्यूटर में बनाया, उसका प्रिंट निकाला, फैक्स मशीन में डाला, यहाँ पे डाला, उधर उसकी फैक्स मशीन में वो प्रिंट निकल गया। तो यहाँ वाला लेटर कहाँ गया? यहाँ डाला, यहाँ डाल के वो यहीं से बाहर आ गया, मतलब वो स्कैन होकर डिजिटली कन्वे हो गया। अच्छा, वो फैक्स टेलीफोन की लाइन पे चलता था। ओके, चलता है अभी भी चलता है। तो वो डिजिटली स्कैन्ड कॉपी जिसको आप फैक्स भेज रहे हो उसकी फैक्स की मशीन से वो निकल जाएगा बाहर। थर्मल पेपर होता था, थर्मल पेपर पे वो प्रिंट आ जाता था। अब वापस थर्मल प्रिंटर्स चालू हो रहे हैं, काफी आ गए अब तो मार्केट में 1.5 ईयर से। ओके, सो बेसिकली अब जैसे फैक्स मशीन गई तो मतलब फिर रिस्पॉन्स आप लोगों को मतलब कोई डिलेज होते थे पहले या ऑन टाइम मिल जाते थे? नहीं, डिले होते थे, मतलब फैक्स मशीन ही एक्चुअली, एक तो सबसे बड़ी बात फैक्स मशीन हमारे पास होती ही नहीं थी। अच्छा, बस जब हमने शुरू किया था तो जैसे एसटीडी पीसीओ होते हैं ना, ओके, तो ऐसे ही उन्हीं लोगों के पास फैक्स मशीन भी हुआ करता था। मतलब हम ऑफ कोर्स मतलब शुरू में नहीं थी, बाद में तो जब हम आ गए मोड में पता लगा अब तो रोज चाहिए, देन वी बॉट अ फैक्स मशीन। बट देन शुरू की बात बता, व्हेन वी स्टार्टेड तो एक एसटीडी पीसीओ जैसे होता था वैसे ही पीसीओ वाले के पास जाते थे, वो वहां प्रिंट आउट लेकर जाते थे, उसको देते थे, भैया ये नंबर है जरा इस पे फैक्स मार दे, तो वो फैक्स मार देता था और हमारे लेटर हेड पे उस पीसीओ का फैक्स नंबर प्रिंटेड होता था, ये हमारा फैक्स नंबर है। तो उनको भी कोई बाहर से फैक्स भेजना होता था तो उसके फैक्स मशीन पर आता था। फिर वो हमें फोन करता, सर फैक्स आया है आपका, आप ले जाओ। जाते थे और फैक्स लेकर आते थे, तो पता लगा डाकिया हो गया ना, चिट्ठी आई है, सर क्या चिट्ठी आई है, तो वो फिजिकली नहीं आ रही डाकिए के थ्रू, वो फैक्स मशीन के थ्रू। तो कभी वो फैक्स मतलब फैक्स वाले का बहुत जाते थे बाहर प्रिंट, मतलब जो बाहर की कंट्रीज के अंदर। हाँ, वो तो टेलीफोन लाइन से आता था ना, तो वो आईएसडी नंबर होता था, तो मतलब टेलीफोन से ही जाता था। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग सबसे ज्यादा थे उस लिस्ट में कि आप सबसे ज्यादा फैक्स करवा रहे हो, तो आप रिमेम्बर हो गए होंगे उसके, अरे आप तो डेली आते हो? हाँ, मतलब उस टाइम पर कोई बहुत कॉमन नहीं था ना ऐसा कि कोई फैक्स यूज कर रहा है, तो वो मतलब ऑफ कोर्स कोई उसके पास भी कोई ऐसा लोड नहीं होता था कि मुझे पता लगा फैक्स चले जा रहे हैं जा रहे हैं, तो फैक्स को कोई करता था तो वो टॉवल से उसका फैक्स मशीन ढका हुआ रहता था, तो अच्छा जी फैक्स का कस्टमर आया, टॉवल उठाएगा, थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा मारेगा, डस्टिंग करेगा, फैक्स डालेगा। ओके, मतलब नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब जैसे वो आपका कभी चिट्ठी आपने फैक्स डाली और वो वहां से आई तो आपको फोन कर दो, अरे सर आपको यूएस से फैक्स आया, आपका रशिया से फैक्स आया, तो ऐसा कोई? हाँ, ऐसा तो होता ही था, मतलब फिर वो ऐसा ही करते थे कि जैसे वहां से कोई उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है या हमने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, वहां से फैक्स आता तो फोन आता था, सर आया फैक्स, सर आप यूएसए से फैक्स आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वो फील लगती थी कभी कि मतलब यार क्या यार हिंदुस्तान में बैठे बैठे बाहर लोगों से फैक्स आ रहे, फील ऐसी मूवमेंट स्टार्ट में लगी जब स्टार्ट किया आप लोगों ने? मतलब थोड़ा लोगों को लगता था कि भाई जैसे हमें तो पता ही था हम क्या कर रहे हैं, बट जैसा मैंने बोला कि बहुत लोग इंपोर्ट नहीं किया करते थे, या इंपोर्ट मतलब इतना कॉमन नहीं होता था इतने, आज तो हर दूसरा आदमी कुछ ना कुछ, इट्स फ्री, वेरी फ्री, तो पहले इतना फ्री नहीं होता था इंपोर्ट, 10 चीजों पे तो रिस्ट्रिक्शन होती थी, बिल्कुल, और ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यूज्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली 65%। हो, आज कितना है? 7.5%।
डॉलर उस टाइम पर होता था 36 रुपीज़ का, 36 रुपीज़ का $1 when we started. Now it is 88, 87 point something. Okay. 87 point something. तो बेसिकली सर जैसे फैक्सेशन पे हम चल रहे थे, तो मतलब उस टाइम पे आप लोगों को चैलेंजेस तो काफ़ी फेस हुए होंगे। तो जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज, तो मतलब फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होगी, तो व्हाट्स योर बिग इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एक बार को हो रहा था कि यार सारे पैसे जा रहे हैं, या मतलब समथिंग गोइंग अबव द हैंड? तो थोड़ा सा लगा कि यार डाउट्स थे मन में कि मशीन लेनी है, कॉन्सेप्ट नया है, कोई जानता नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक पूरा मशीन है, खराब हो गया तो कौन ठीक करेगा। तो वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। तो बट देन जैसा मैंने बताया ना, मैंने लाइफ में बहुत सोचता नहीं हूँ मैं, जब करना है तो करना है यार, अभी क्या उसका मतलब बहुत सारा एनालिसिस करना है, इफ्स एंड बट्स देखने हैं और वो सब करना है। तो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, करना है तो करो ना, देख ही जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देन ये जस्ट थोड़ा सा शुरू में लगा कि फंड्स के इन्वॉल्वमेंट है तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर I had one partner, I still have a partner. He used to be my boss. Okay. When I used to work, so we started together. तो हम दोनों ने बहुत डिस्कशंस किए। I mean ये सारी जर्नी एक्चुअली मेरी ही नहीं है, it is joint journey है। मैं उनकी तरफ से भी बोल रहा हूँ। अच्छा। तो इन जो इनिशियल स्ट्रगल थी वो of course it was a joint efforts from him and me. So we are still partners after about 30 years. Okay. So we still have the company. Nice. That's another company. तो उस टाइम पे लगा of course कि भाई पैसा लगा रही है, इतना रिटर्न्स आएगा नहीं आएगा या सक्सेस होगा कि नहीं होगा। But then we said कि ठीक है करते कोई बात नहीं। तो वो इक्विपमेंट हमने किया बट कुछ इशू नहीं हुआ। वो जब कोरियन लेकर आया वो हाथ से ही मतलब ऐसे ही ले आया अपने साथ ही, मतलब बैगेज में ले आया। अच्छा, मतलब छोटी मशीन थी? हाँ, it was not a big machine, बड़ी मशीन थी, छोटी मशीन थी, बट छोटी इन द सेंस कि मतलब सूटकेस में आ सकती थी। वो लेकर आ गया, हाथ किया। जब हम डेमो करने गए कस्टमर के, वहीं के वहीं कस्टमर लाइक इट दैट इटसेल्फ। वो फर्स्ट विजिट में ही हमने बेच दी, वो फिर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तो उसके बाद लाइन लगा दी मशीनों की, दे दो खूब बेची वो मशीनें। और ऐसे ही था, मतलब अनदर लाइक ये एक वेल्डिंग मशीन थी। वी स्विच्ड ओवर टू अनदर लेजर वेल्डिंग सिस्टम्स। वो जर्मन मशीन थी, जर्मन एक एजेंसी हमने ली। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था, बिकॉज वो मशीन का कॉस्ट अबाउट 25 लाख था। तो अगेन वही हम उसी सिचुएशन में दोबारा एक बार आए। मतलब this was of course after about 8-9 years. Okay, मतलब पहले 8-9 साल आप लोगों ने वेल्डिंग मशीन्स, मतलब वो तो मिसलेनियस काम तो चलते रहे, ट्रेडिंग भी चलता रहा, वो वेल्डिंग मशीन भी बेचते रहे, न्यूक्लियर का काम भी चलता रहा। ओके। बट न्यूक्लियर एटॉमिक स्टेशंस का जो काम था वो धीरे धीरे डाई डाउन हो गया, बिकॉज वो धीरे धीरे ई टेंडरिंग आ गई। उसमें वो उन्होंने जर्नल टेंडर्स निकालने शुरू कर दिए, तो उसमें क्वालिटी को फोकस खत्म हो गया, क्योंकि वो फिर वो बहुत स्टैंडर्डाइज हो गया था प्रोडक्ट, सबने कॉपी करने शुरू कर दिए। तो वी केम आउट फ्रॉम दैट बिजनेस। नाउ वी डोंट डू दैट, क्योंकि वो इतना मतलब जैसे मैंने बताया ना, एक प्रोडक्ट की एज होती है, बिल्कुल, वो 3-4-5 साल तो आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप खुद बेच सकते हो। बट उसके बाद जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाता है दैट यू have to fight for pennies, and then you cannot give services to the customer because you don't earn anything out of that. So then we don't like that situation. So we usually come out of that product. ठीक है साहब, हो गया आपसे। Now we look for some new challenges, new product. तो ये मेरा ये business का ट्रेंड रहा है, या ये साइकिल रही है हमारे उसमें कि 4-5 साल बस। उसके बाद या तो उस प्रोडक्ट को इतना इनोवेट करते रहो। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो, जैसे कभी हम डी स्केलिंग मशीन्स बनाते हैं।
उसको हो गए हमें करीब 3-4 साल, तो हमने उसके इतने वेरिएंट्स ले आए, धीरे धीरे पुराने वेरिएंट्स खत्म करते थे मैं। और नॉट दैट कि उस प्रोडक्ट को लाइव रखने के लिए, बट देन जैसा मैंने बताया ना, पेन पॉइंट्स खत्म करने का। तो पहले एक कॉन्सेप्ट सोचा दिमाग में, वो बनाया, बिल्कुल उसको शुरू किया, लॉन्च किया, फिर देखा कि वो क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, क्या इश्यूज हैं, उनको अगले मॉडल में उसको इम्प्रोवाइज किया, बिल्कुल नेक्स्ट मॉडल आ गया, फिर देखा कुछ ना कुछ, फिर एक और उसमें फीचर जोड़ दिया, कभी फिल्टर जोड़ दिए, कभी पीएच मीटर जोड़ दिया, कभी डिजिटल फ्लो मीटर जोड़ दिया। तो ऐसे करते करते इम्प्रोवाइज करते करते, या तो आप प्रोडक्ट को उसको अपडेटेड रखो कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे 3 या 4 स्टेप पीछे ही रहे। जब तक वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कॉपी करता है, तब तक हम उससे आगे निकल चुके होते हैं। बिल्कुल, तो दिमाग में हमेशा वो चलता रहता है कि यार अब मेरे जो सप्लायर्स है ना, वो बहुत दे हेट मी। अच्छा, सब अभी एक मशीन आया तो अच्छा यार इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसको ये कर दें, उसको वो कर दें, इसमें ये जोड़ दें, ठीक है साहब मैं करके देता हूँ। वी डोंट हैव अ बिग फैक्ट्री, तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे वेंडर्स बना के देते हैं। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट हमारा, डिजाइन हमारा, बट मैन्युफैक्चरिंग एट देयर फैक्ट्री। ओके, so we have very exclusive vendors who make for us. Okay, they are actually partners, not I would say vendors, but they make that product only for us. So they really hate me. पता नहीं, कभी कभी रात को भी 10 बजे भी मैं उनको फोन कर देता हूँ, यार ये दिमाग में आइडिया है, ये जरा इनकॉर्पोरेट कर इस मशीन में, नेक्स्ट मशीन भेजेगा ना इसमें ये करके देख। अच्छा, तो वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चलता रहेगा, तो एंड दिस थिंग इज कीपिंग अस अहेड ऑफ कंपटीशन। ओके, वही मैं बताया, जब तक कंपटीटर हमारा प्रोडक्ट को कॉपी करता है या वो लेकर आता है, तब तक हम आगे बढ़ चुके होते हैं। वेंडर्स ने कभी कहा कि अरे सर अभी तो सो जो, सोने का टाइम चल रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, दे हेट मी। अरे आपको नींद नहीं आ रही, मेरे को तो आ रही है। तो बट देन back of the mind they know that if I am getting that more business, so eventually तो उनको भी बिल्कुल वो चलता है। नाइस। तो अब इसके अंदर जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग आप लोगों ने कोरियन और ऐसे, तो आपकी फर्स्ट सेल्स पिच क्या थी, आपको अगर रिमेम्बर है, याद तो होगी फॉर श्योर, जब आपने पहली बार बेचा अपना प्रोडक्ट, वेल्डिंग मशीन, जब आप कह रहे हो कि हमने लाइन लगा दी, तो हमारा शुरू से ही ना, मतलब प्रोडक्ट हमने कभी रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट में नहीं गए, जो कि 10 लोग के पास ऑलरेडी है। ओके, मेरी नेचर भी ऐसी ही है, मेरे को यूजुअली वही चीजें पसंद आती है जो बहुत कॉमन नहीं होती। मतलब चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो पेन हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी चीज हो, जो मतलब बहुत कॉमन सी चीजें होती है। आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट नो, मतलब ये बीमारी है मेरे को। तो यही प्रोडक्ट में भी था कि जो सब लोग कर रहे हैं, आई ऑलवेज यूज्ड टू find some product which is little unique. Okay. For 2 reasons. It is easy to sell, and वो एक personal मेरे को kick आती है उससे कि यार I have something special. बिल्कुल। तो मेरे को I get a kick out of that. तो उसके लिए हमें सेल्स पिच कोई बहुत स्पेशल नहीं चाहिए होती, because the product itself is very special. तो उसमें हमारे पास बहुत सारी सेल्स पिच होती हैं, because the product is very special, and usually competitors के पास वो product नहीं है। बिल्कुल। Then अगर आप सेल्स पिच की ही स्पेशली बात करोगे, तो मेरा सेल्स पिच हमेशा यही रहता है कि सर्विस। What I tell customers that if you give me 100 rupees and I don't return you 110 rupees, I won't sleep today. Okay. मतलब मेरा ये मतलब प्रिंसिपल है। Okay. I have to return you your value for money. Okay. आपने मेरे से 100 रुपए की चीज खरीदी है और मैंने आपको उसके रिटर्न में 110 रुपीस की का प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं दी, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो आई विल मेक श्योर दैट व्हाटएवर मनी यू स्पेंड ऑन आवर प्रोडक्ट और आवर सर्विसेज, यू गेट मोर देन व्हाट यू स्पेंड इन रिटर्न। बिल्कुल। तो ये हमारा मतलब पॉलिसी रही है, मतलब मेरी पर्सनल तो यही है। आई ऑलवेज टेल माय टीम, यार ये दिमाग में रखकर चलोगे तो सक्सेसफुल होगे।
Okay. हम कोई बहुत ज्यादा सेल्स में फोकस नहीं करते, Okay. बट सर्विस में फुल फोकस रहता है कि यार कहीं कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को रिपेंट करना पड़ेगी व्हाई दे बॉट आवर प्रोडक्ट. Okay. We make sure, I personally make sure कि He should not regret. they should not हाँ. regret कि they invested on us. Nice. तो सेल्स पिच में भी हम यही यूज करते हैं Okay. क्योंकि ये जेन्युइन है, दिल से निकलती है. बिल्कुल. तो इसके लिए हमें कोई मतलब स्क्रिप्ट नहीं तैयार करना. हाँ, मतलब जो चीज दिल से निकलती है ना वो बड़ी कन्विंसिंग भी होती है. अगर मैं कुछ मतलब आर्टिफिशियल बोलूं या कुछ बोलूं तो शायद मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी इतना कन्विंसिंग नहीं होगा, बट देन वो पता लगता है कि क्या जेन्युइन है. तो व्हेन यू स्पीक जेन्युइन तो सामने वाले को पता लगता है कि हाँ होगा जो बोल रहे हैं वो होगा. ओके. मतलब कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप प्रोडक्ट लेके गए होगे, तो जैसे आप कह रहे हो कि वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी आपकी, तो कंज्यूमर का क्वेश्चन तो होगा यार सर ये मार्केट में तो आया नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा हम ले ना ले. रीजन मतलब क्वेश्चंस तो रहे होंगे काफी कंज्यूमर्स के जो फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चंस तो बहुत रहते ही हैं. जैसा मैंने बताया कि हमने जब नए नए इक्विपमेंट्स में हम गए तो हमारे भी क्वेश्चन थे. बिल्कुल. मशीन कर तो रहे हैं, वी आर द फर्स्ट कस्टमर फॉर एक्चुअली, बिल्कुल, यू नो, तो करें ना करें. तो ऐसे ही कोई भी नया कंसेप्ट आप कस्टमर के पास लेकर जाते हो, क्वेश्चंस रहते हैं. बट देन हम ऐसा कोई नया, इन द सेंस मैं दोबारा से वही बात बोलूंगा कि हम कोई नया प्रोडक्ट नहीं लेकर गए. प्रोडक्ट तो वो ऑलरेडी वो यूज कर रहा है, बट वो एक नए बंडल में लेकर गए वो प्रोडक्ट को. ओके. क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो वो ऑलरेडी यूज कर रहा है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. यूजर फ्रेंडली नहीं है, या एक्सपेंसिव है, या उसके एफिशिएंट नहीं है, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया हमने इन्वेंशन कर दिया. वी हैव बीन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स. तो जैसा मैंने शुरू में ही बोला ना, कस्टमर के किसी चीज से रिलेशन में क्या पेन पॉइंट्स है, तो वो पेन पॉइंट्स पे ही हमने हमेशा काम किया. तो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, जैसा हमारे अभी एज ऑफ नाउ वी आर इन मोल्डिंग इंडस्ट्री, टूलिंग इंडस्ट्री, तो हमारे पास मोल्ड पॉलिशिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या मोल्ड की अपकीप से रिलेटेड, की मोल्ड के मेंटेनेंस से रिलेटेड, या मोल्ड की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. तो वो प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी कस्टमर के पास हैं, बट वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने प्रोडक्ट्स हम अच्छे उनको लेकर गए. तो एज सच मतलब कस्टमर के ये इश्यूज नहीं थे कि ये प्रोडक्ट, ये तो नया कॉन्सेप्ट है, चलेगा कि नहीं चलेगा. बट ये इश्यूज जरूर थे कि यार ये मैं यूज कर रहा हूँ, वो तो इतने का है, आप मेरे को प्रोडक्ट दे रहे. ऑफ कोर्स जब उसकी वैल्यू एडिशन आप करोगे, जब उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, एक्स्ट्रा कुछ नया होगा, तो ऑफ कोर्स उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा कंपेयर टू यू नो द करंट प्रोडक्ट्स, कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स. तो उसके ये जरूर हमेशा रहे कि भाई कॉस्ट ज्यादा है. और मैंने कभी भी प्रोडक्ट को सस्ता करके नहीं भेजा. मैंने मतलब आई डोंट लाइक दैट. कि साहब आप 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो, मेरा 90 रुपए का. नो. मेरा प्रोडक्ट अगर वो 100 रुपए का ले रहा है तो जनरली मैंने 110 का ही बेचा. बिकॉज कभी इंफीरियर प्रोडक्ट एक तो बेचा ही नहीं, गया ही नहीं. अगर मेरे को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट सही है, वी डोंट डू इट. एंड देन कस्टमर को भी ना, मतलब एक्चुअली दे डोंट माइंड गिविंग यू एक्स्ट्रा मनी इफ you are able to convince them that it is better in terms of efficiency, in terms of quality, durability, precision. तो मतलब मेरे को कभी भी कंप्लेंट्स नहीं रही इंडस्ट्री से ना कि साहब ये तो बिकता नहीं है, या ये तो कस्टमर लेता नहीं है, या मैं अपने सप्लायर्स को बोलूं कि साहब आपका तो प्रोडक्ट, नॉर्मली लोग रोते हैं कि नहीं साहब ये बिक नहीं रहा है, थोड़ा सस्ता करो, मेरा कस्टमर नहीं ले रहा है. तो वो मेरा कॉन्सेप्ट कभी रहा ही नहीं. आई नेवर नेगोशिएटेड प्राइस विद माय सप्लायर्स. ठीक है भाई, इतने का है ना, यू आर हैप्पी विद दिस प्राइस, ओके वी सेल इट एट दिस प्राइस, बट देन यू हैव टू मेक इट बेटर देन द नॉर्मली अवेलेबल प्रोडक्ट जो, या जो कस्टमर ऑलरेडी यूज करते हैं. तो वी ऑलवेज हैव बीन सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन इट्स मेरिट्स. भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए प्राइस ज्यादा है. तो एंड
customer don't mind if Hmm. if they get a better product. They don't mind. सो बेसिकली जब आपकी स्टार्टिंग जैसे हुई तो आपने बिजनेसेस काफी इक्विपमेंट सब जर्नी आपने बता दी बढ़िया. तो फर्स्ट टीम हायरिंग, जब फर्स्ट हायरिंग करी होगी आपने, तब क्या प्रोसीजर रहा आपका? क्योंकि मेन इज आफ्टर प्रॉब्लम्स, आफ्टर ऑल दीज इक्विपमेंट्स, एक फिर टीम रोल आ जाता है कि टीम मेंबर्स हायर्स करने हैं अपने अंडर. सो वहाँ क्या प्रपोजिशन और वहाँ क्या आपके फैक्ट्स है? वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली हम्म. आज की डेट में. बिल्कुल. राइट फ्रॉम द फर्स्ट हम्म. हायरिंग टू अब तो और बढ़ता जा रहा है. बढ़ता जा रहा है बिल्कुल. तो बहुत सारे इस जर्नी में बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे टीम मेंबर्स मिले हमें. एक्चुअली इट इज नॉट, आई मीन what I'm telling you, these stories, these are not my story. Actually, this is team story. बिल्कुल. ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने ही किया. फैक्ट है. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आई एम नॉट अ सुपरमैन. मतलब ये मैं टीम का स्टोरी बता रहा हूँ, या हमारी जर्नी, हमारे कंपनी का जर्नी बता रहा हूँ. बिल्कुल. नॉट दैट कि आई हैव बीन डूइंग इट. तो फॉर्चुनेटली वी गॉट वेरी गुड guys, very good team members who did very good job. और but challenging हमेशा ही रहा, right from the first hiring to now. फर्स्ट हायरिंग किसकी थी आपकी? आपको याद तो होगा वो फर्स्ट मेंबर, सबको याद रहता है. हाँ, think first hiring I remember there was a guy. अब याद कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव क्या सोचा जाए पहले? नहीं, जो फर्स्ट हायरिंग थी वो तो खैर मतलब लाइक पहले तो कोई ऐसी टीम नहीं थी. मतलब इट वाज अ वन मैन शो. बिल्कुल. तो हम ही चपड़ासी थे, हम ही मैनेजर थे, हम ही जनरल मैनेजर थे, हम ही सेल्स के थे, हम ही अकाउंट्स देखते थे. यू नो, तो उस टाइम पे तो मतलब जो फर्स्ट हायरिंग आई वुड से, देन वी हैड अ मल्टीपर्पज काइंड ऑफ अ गाय जो कि थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी देख ले, थोड़ा बहुत मार्केट का भी कुछ डिलीवर करना है, कुछ लेकर आना है, दैट काइंड ऑफ पर्सन. ओके. सो ही वर्कड फॉर अस फॉर, ही वाज नोन, आई मीन हमारे घर के पास ही रहता था. तो फॉर फ्यू मंथ्स देन लेफ्ट. तो आई थिंक जो फर्स्ट एक्चुअली जो प्रॉपर एक इंजीनियर ने हमें जो, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट टेक्निकल हैं, तो वी नीड टेक्निकल पीपल, मोस्टली इंजीनियर्स. तो जो फर्स्ट इंजीनियर ने हमें ज्वाइन किया, मैं आपको अब आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली कि वो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं 30 साल पहले जो डेवलप किए थे उसने, आज तक हमसे ले रहे हैं वो प्रोडक्ट. नाइस. वो आज तक 30 साल से जुड़े हुए हैं. मतलब तो ऐसे भी कुछ कस्टमर्स हैं जो कि ऐसे भी कुछ टीम मेंबर्स हैं जो कि मतलब बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा. तो he is also with you right now? या नहीं, वो unfortunately he expired in a road accident when he was working with us. I mean, I think he worked with us for about 1.5-2 years. And then वो कहीं रात को कहीं किसी फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रहा था, मेरा रोड एक्सीडेंट आई. But then we have guys who have been working with us since last almost more than 15 years. Nice. In fact, more. We have some guys who are there since almost 25 years. जो कोरियन मैंने बता रहा था, कोरियन मशीन्स हमने शुरू किया था, तो तब से वो ऑपरेट करता था. That guy is still there. So, but then ये काफी बड़ा चैलेंज है हायरिंग. और तो हाउ डू यू फेस इट? मतलब अभी तक की जर्नी में 30 इयर्स में, पहले आपकी जनरेशन के गाइस से, फिर देन हमारी जेनजी वाली लाइंस आ रही है, देन अब जेनजी अल्फा, हाउ यू आर डीलिंग विद इट? कैसे तीनों जनरेशन को डिस्क्राइब करोगे? सबसे बड़ा मुश्किल काम. But then पहले हमारा कंपनी का साइज छोटा था, तो मतलब इट वाज अ वेरी क्लोजली
क्लोज निट टीम, और कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, बस चल फोन पे ही रिपोर्टिंग हो बिल्कुल। गई, सब कुछ हो गया, फोन पे ही काम हो गई, या मिल के बता दिया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है, यू हैव डिपार्टमेंट्स, नाउ वी हैव अकाउंट्स, वी हैव परचेज, वी हैव सेल्स, वी हैव एचआर, वी हैव वेयरहाउस टीम। तो HR was the last department we started in our company about 1 year back. Okay. One and a half year back. So now we have rules. HR is there, so then you have rules. So many times, people who have been working, they don't like rules. They have been working like that. What? Yeah. Why to apply for a leave? I told you on phone, I am not coming today. That's it. Why to fill a form? Or बाहर टूर पे जाना है तो why should I take an approval for going out? मैं कंपनी के काम के लिए तो जा रहा हूँ. Why should I? तो people take time to adjust with that. That itself is a very big challenge. So अभी इसको हम कर रहे हैं कोशिश. मतलब जैसे पहले बिफोर रूल्स विदाउट रूल्स आप लोग की जर्नी कैसी थी, और विद रूल्स इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसी जर्नी हो रही है? कि कंप्लेंट्स तो काफी आती होगी. कंप्लेंट्स बहुत हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब तो ऐसा हो गया, अब तो कंपनी ऐसा करता है, कंपनी ऐसा करता है. बट देन इट इज द नीड ऑफ द आवर. देखो पहले बिल्कुल 2-4 लोग होते हैं, वो हमें पता है सब कुछ, हमें सब कुछ कैसे चल रहा है. और एक कंपनी में व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू हैव 30, 40, 50 people और मे बी मोर, मैं तो 30, 40, 50 इज वेरी स्मॉल कंपनीज, बिल्कुल. तो हमारी जैसी कंपनीज में ही चैलेंज है, जहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं, वहाँ पे तो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं. तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, जैसे जैसे टीम साइज बड़ा होता है, ये यूनिवर्सल रूल है कि एक ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन होता है, बाकी क्या होते हैं, डब्बे होते हैं, वो इंजन इज ड्राइविंग ऑल द कोचेस. बिल्कुल. तो ट्रेन में तो एक ही होता है, बट एक कंपनी में ना ड्राइवर 10-15% ही होते हैं किसी भी कंपनी में. मैंने ये देखा है, मतलब मैंने अपनी कंपनी देखी है, मैंने बहुत लोगों से, फ्रेंड से, कस्टमर से, रिलेटिव से, बहुत लोगों से मैं ऐसे ही जनरल बात भी करता हूँ, या डिस्कशंस के दौरान ये समझ में आता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना 100% ड्राइवर्स नहीं होते. बिल्कुल. ड्राइवर्स होते हैं 15, 20, 25%. बिल्कुल. बाकी 75% पैसेंजर्स ही होते हैं. यू हैव टू पुल दैम. ठीक है. तो क्या होता है कि रूल्स किस लिए जरूरी है? अगर आप रूल्स नहीं बनाओगे तो ठीक है, ड्राइवर्स के लिए तो रूल जरूरत नहीं है, बट पैसेंजर के लिए तो बहुत जरूरत है. पैसेंजर के लिए आप ट्रेन में बैठे हो, आपके पास रूल नहीं है, तो आप वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे फेंक रहे हो, वहीं पे थूक रहे हो, कुछ भी कर सकते हो आप अगर रूल नहीं है तो. बिल्कुल. तो रूल बनाना तो जरूरी है ना. ठीक है, एक ट्रेन में एटिकेट वाला भी आदमी बैठा है जिसको मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दे डोंट माइंड डूइंग दिस. तो अगर आप रूल नहीं बनाओगे तो अब जो एटिकेट वाला है वो तो कहेगा नहीं, मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ, तो आप रूल क्यों बना रहे हो? बिल्कुल. बट जो ऐसा करता है उसके लिए तो रूल चाहिए ना. और जब एक बार रूल बन गया तो वो सब पर अप्लाई होगा. बिल्कुल. ये नहीं है कि भाई ये रूल जो जिसको रूल की जरूरत है उसी पर अप्लाई होगा, जिसकी रूल की जरूरत नहीं है या जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसके लिए रूल की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. रूल बना है तो वो 100% अप्लाई होगा. बिल्कुल. तो वो चैलेंजेस होते हैं कि वही तो मतलब वही कहने का पॉइंट है मेरा. मतलब जैसे ये जो आपने बताया इंडिकेटर, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब आप रूल्स अप्लाई करते हो. तो सबसे पहले जो पैसेंजर्स होते हैं वो तो फिर भी अप्लाई करने के लिए कर रहे होते हैं, बट जो एडिकेट से चल रहे होते हैं उनको कैसे आप कन्विंस करते हो? तो वो जर्नी चल रही है. वो शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या. तो आई मीन कहने का मतलब ये है कि मुझे भी नहीं पता कि कैसे करना है. तो वो चैलेंज है. मतलब वी आर ट्राइंग कि उनको बात करके समझा के कोशिश करें कि
क्योंकि इस पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन के अंदर दे आर जजिंग यू कि आप पहले ऐसे थे Yes, और अब yes, बाद में yes, हाँ yes, they हाँ does. तो वो अब आपको नेगेटिव वो बनाने के वो दे आर नॉट Yes, अंडरस्टैंडिंग द yes, कंसर्न्स yes, yes. तो उस वो है चैलेंजेस तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको. तो आप कई बार सोचते हो कि यार ऐसा तो नहीं बट व्हाई दे आर फाइंडिंग मी लाइक दिस तो ये ऐसा थॉट तो आया होगा कि काफी आपको सुनने में पता चलता है ये जब नहीं नहीं बड़ी पता हो लगता है, वो हाँ बड़ी क्लैरिटी है उसमें मेरे को बिल्कुल कि they don't behave the way हम्म they used to behave. हम्म कहीं है रिसेंटमेंट है या हम्म कहीं है हम्म अनोइंग एटीट्यूड है कि हम्म यार हम्म अब कंपनी ना वैसी नहीं रही जैसे पहले थी. बिल्कुल बट देन क्या करेंगे, करना हम्म पड़ेगा ही ना. अब हम्म या तो आप उनको देख लो या अपना कंपनी को देख लो. हम्म तो और मतलब मेरा ये मानना है हम्म बीइंग मतलब मेरा क्या किसी भी कंपनी के ओनर का मानना मतलब हमारी एज एक यंग एंटरप्रेन्योर लाइक you have lot of targets, you have lot of vision कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को वो. but after 30 years after this journey हमारा विजन भी चेंज हो जाता है. बिल्कुल हमारा विजन ये है कि यार ये 50 लोग हैं, इनको हमें संभाल के रखना है, बिल्कुल इनकी फैमिली को देखना है. how you are facing the things तो जैसे आप उस टाइम पर बता रहे थे कि कंपनीज में मतलब एक टाइम ऑफ पॉइंट के बाद जब इस लेवल पे आप बढ़ रहे होते हो और एक एज ऑफ ड्यूरेशन के बाद तो यू थिंक अबाउट फर्स्ट योर टीम मेंबर्स रादर देन योर सेल्फ क्योंकि हमें तो लगता है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट कि अब नहीं होगा तो बाकी चीज़ें हो जाएगी ठीक है. तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मतलब अभी तो जैसे आप कह रहे हो कि चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप उस पर मोल्डिंग या मॉडिफिकेशंस ला रहे हो तो जब रूल्स नहीं थे तो हाउ वाज द जर्नी उस पॉइंट को आप रूल्स के बाद इतना कंपैरिजन तो आई थिंक यू कैन मेंशन कि रूल्स आर इम्पोर्टेंट या नहीं विदाउट रूल्स और रूल्स के साथ डिफरेंशिएशन तो महसूस हो रहा होगा नहीं वो somehow. डिफरेंशिएशन जरूर है. मतलब ऐसा नहीं है कि रूल्स चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब रूल्स तो चाहिए ही, मतलब ऐसा नहीं है. बट क्या है कि जब तक आपका जो साइज है वो छोटा है, somehow you can manage without बिल्कुल. a rule. There is no problem. But then as you grow, you cannot manage without rules. Rules has to be there. Rules has So to you be think कि followed. starting से रूल्स इम्प्लीमेंटेशन Starting से से ही ही होने हो चाहिए तो it is all. स्टार्टिंग से ही एज पर यू आल्सो कि मतलब तो स्टार्टिंग से ही होने चाहिए सो स्टार्टिंग दैट से हो तो बेटर रहता है, बिकॉज क्या है कि फिर आप एक लाइन में मोल्डेड. और रूल्स में क्या है कि हम भी अभी जैसे हम रूल्स बनाते हैं रोज रूल्स को मॉडिफाई कर देते हैं, बिकॉज जहाँ पे हमें लगता है कि भी ये रूल सही नहीं है या इसको और चेंज किया जा सकता है, चाहे वो रूल इज रिलेटेड टू लीव, रूल इज रिलेटेड टू सैलरीज, रूल इज रिलेटेड टू योर डेली अलाउंसेस, रूल इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग सिस्टम, रूल इज रिलेटेड टू योर टूरिंग और कस्टमर हैंडलिंग और CRM और इंक्वायरी हैंडलिंग और dispatches. बहुत सारे rules ही rules हैं, rules ही rules. बिल्कुल. So you have to keep making the rules and you have to keep modifying the rules considering the changing requirements. तो अभी हमने आज एक रूल बनाया, उसको 10 दिन इम्प्लीमेंट किया, 15 दिन बाद पता लगा सर इससे ये दिक्कत हो रही है, तो I always tell my team कभी भी कोई we are open for any kind of discussions. रूल इसलिए नहीं है कि भाई वो हिंड्रेंस हो काम, रूल इसलिए है कि काम को आसान करने के लिए या एफिशिएंट बनाने के लिए या एक ही तरीके से काम करने के लिए. तो हम मतलब रूल्स को चेंज भी करते हैं, रिव्यू करते हैं. तो अभी जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कुछ फॉर्मेट नहीं था, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट या कोई भी चीज के फॉर्मेट, कोई सैंपल्स जाने हैं तो उसका कोई ठीक है कोई उठा के ले गया, आया नहीं आया कैसे को भेज दिया. बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स बनाने की जरूरत पड़ती है या रूल्स बनाने, मतलब दिस इज आल्सो मेकिंग अ फॉर्मेट या उसको फॉलो करना, इट्स अ रूल. बिल्कुल. तो ये डे इन एंड डे आउट वी डू. मतलब कल भी हमने एक रूल बनाया ऑफिस में बैठ के related to some sample movements. तो वो सब मतलब रूल तो होने चाहिए यार, और शुरू से ही हो
तो ऑल द बेटर, बट प्रॉब्लम यही है कि वो समझ में लेट आती है जब वो समझ चीज में निकल लेट जाती है। जब वो पता लगता है कि भाई अब चीजें मैनेज नहीं हो पा रही बिना रूल के ना, तो अभी भी वही रूल बनता है जो जहाँ पे पता लगता है कि यार ये चीजों में गड़बड़ हो रही है, लेट्स मेक अ रूल। अच्छा, तो वो भी मतलब धीरे धीरे मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मतलब ओवरऑल द जर्नी अपनी अपनी अभी तक ऐसे रही। तो हाउ डज प्लास्टीज कम इन द रोल? कब आजा जो भी प्लास्टीज एंड एसिक्स के अभी हम आपसे कोऑर्डिनेशन में? हाँ, तो प्लास्टीज वी स्टार्टेड इन 2006 एक्चुअली। ओके, तो फर्स्ट कंपनी हमारी जो 96 में जो सुबोध रेडिएंट है, जिससे हम हमारी जर्नी शुरू थी। आई हैड अ पार्टनर। ओके, 2006 में हमने प्लास्टिक शुरू की, और वो भी दोबारा से मैं वही बोलूँगा कि पेन पॉइंट्स को देखते हुए कि कस्टमर के क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम दोस पेन पॉइंट्स। ओके, वही सोचकर प्लास्टिक बना था। प्लास्टिक मींस व्हाट, मतलब जो हमने दिमाग में आया था कि प्लास्टिक्स मेड इजी, तो प्लास्टिक्स इजी, तो उसको मिक्स करके हमने प्लास्टीज टू मेक प्लास्टिक्स इजी। बिल्कुल। तो वही दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था कि टू ओवरकम द पेन पॉइंट्स ऑफ कस्टमर्स, टू मेक इट इजी फॉर देम। तो ऐसे ही प्लास्टीज बनी फॉर द टूलिंग इंडस्ट्री। प्लास्टीज जब बनाया तो ये नेम मतलब कहीं सोचा था या वैसी माइंड? वही मैं बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से माइंड में आया। ओके, तो कितने लोग बैठे इसके लिए नाम सोचने के लिए? ज्यादातर ख्याल में जब रात को सोने जाता हूँ तब आते हैं मेरे को, बट देन मी एंड माय वाइफ बोथ डूइंग सम ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या रखना चाहिए। 2-3 4 नाम, मतलब पहले हमने मोल्डीज सोचा कि मोल्डिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग मेड इजी, तो मोल्डीज करके सोच रहे थे। फिर प्लास्टीज भी आया। देन वन ऑफ माय आंट वाज देयर, शी यूज्ड टू डू न्यूमरोलॉजी। तो then we made these 3-4 names and sent to her. Please see if these are okay. So she added one S in Plasties. So she made it PLASSTs and so see finally she gave this name is okay. Okay. Nice. तो उसके बाद फिर you also believe in these वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? नहीं, मैं ऐसा कोई बहुत फर्म बिलीवर नहीं हूँ, मतलब ऐसा, बट देन what's the harm, so I just because she used to practice numerology, तो मैंने I just consulted her and she gave me this name। मतलब in life also जैसे कभी आप लोगों ने फैक्ट्रीज वाला सेटअप करी होगी तो you get together क्योंकि वहाँ पे स्पेसेस काफी बढ़ते जाते हैं, उसके लिए मैं कभी ऐसा न्यूमरोलॉजी या वास्तु या ऐसा कुछ कभी नहीं दिखाया। कभी जब ऑफिस सेटअप किया हो, जब कुछ नहीं कभी। ये अभी ये जो ऑफिस है हमारा, इसमें वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता रहेगा, सर इधर आप टॉयलेट रख रहे हो, इधर ये बहुत गलत है यार, ये सही नहीं है, यही जगह मिल रही है यार, ठीक है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, हमने कभी ऐसा कि बिल्कुल नहीं, तो कभी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर। फीडबैक्स आए तो कभी ट्राई करा, किसी को बुलाया कभी दिखवाने के लिए भी? नहीं। अच्छा, even in my home जो हमने बनाया, तो we never hired any professional vastu consultant or a professional kind of thing, I mean for this, for vastu consultation, but थोड़ा बहुत ठीक है बेसिक जो चीजें होती हैं वो थोड़ा बहुत फॉलो किया। मतलब वही मेजॉरली नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये सब, ठीक है, मंदिर कहाँ पर होना चाहिए, टॉयलेट का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, घर के किस कोने में होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो कि मैनेजेबल थी वो ही करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसको करने के लिए बहुत ही तोड़ मचा दी, वो सब नहीं। कर्म में विश्वास किया मैंने। अच्छा, तो कभी ड्यूरेशन में, हाँ कभी मिले तो होंगे आपको ऐसे लोग, या कभी कोऑर्डिनेशन में एस्ट्रो वाले या वास्तु वाले
जो कभी बोल रहे हो अरे सर आप ऐसा ऐसा करो, कभी तो मिले होंगे ना लाइफ में ऐसे मिलते तो मतलब बतेरे। मैंने बताया ना जो हमारा जो भी है ऑफिस हम्म फैक्ट्री जब हमारी बन रही थी तो हम्म वो कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बोला हमें सर नहीं ऐसे नहीं, ये गलत है, आप गलत जा रहे हो, हम्म ये यही जगह है, यही हम्म ऐसे ही। हम्म तो ऐसे मिले बट देन बहुत ब्लाइंडली कभी मैंने कभी इन चीज़ों में फॉलो नहीं किया। तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ, जैसे मैंने बोला कर्म में विश्वास रखता हूँ, आपकी नीयत सही है, आप सब कुछ सही है, आपके कस्टमर्स भी ठीक है, आपके एम्प्लॉयज भी ठीक है, आपकी फैमिली भी ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी ठीक है, रिलेटिव्स भी ठीक है। जिस दिन आप ठीक नहीं हो उस दिन सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब ये मैं कोई देखो आई एम नॉट अ सेंट, मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, बट ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये मानता हूँ और गॉड इज ग्रेट। मतलब मेरे को कोई इसमें ऐसा कभी वो नहीं है कि भाई कि मैंने कभी गलत सोचा है, ये मेरी जो धारणा है वो गलत नहीं है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप सही हो तो आपके लिए लोग भी सही हैं। ये मैं देखता आ रहा हूँ, आप किसी के लिए गलत नहीं करते तो यूजुअल ऐसा नहीं है कि भाई कोई गलत लोग नहीं है इंडस्ट्री में या दुनिया में, सभी संत महात्मा नहीं है, बिल्कुल है, बट देन 90% केसेस में अगर आप लोगों के साथ सही तो लोग भी यूजुअली सही ही होते हैं। हम सब लोग जो हैं एक ही टाइप का दिमाग, एक ही टाइप का सब कुछ लेकर पैदा होते हैं। मतलब बिल्कुल आपका माइंड, मेरा माइंड, उसकी कैपेबिलिटीज 19-21 का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट मोटा मोटा सेम है। सबकी 2 आंखें हैं, उतना ही देख सकती हैं, सबका लीवर किडनी वही सेम है, 2 हाथ पैर, सबके स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है। 19-21 का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो सब लोग सेम है। और यही नहीं, इंडिया के, यूएसए के, जर्मनी के, जापान के, मेरा तो मानना यही है कि सब सेम ही है, सबकी मेंटालिटी सेम है। लोग कहते हैं नहीं अमेरिकन ऐसा बोलता है, या जापानीज ऐसा बंदा होता है, चाइनीज ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, काफी ऐसे होता है मतलब कोऑर्डिनेशन में कि मतलब चाइनीज आर फार अपार्ट देन इंडियन समटाइम्स की उनकी। पता नहीं क्यों मेरे को नहीं लगा, मेरे को तो लगा यार ऐसे ही तो है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं, उसकी भी थिंकिंग ऐसी है, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके, मतलब जैसे अब आपने प्लास्टिक जर्नी स्टार्ट करी, आपने बताया, मैंने जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला पूछा, वास्तु वाला, वो इसलिए पूछा क्योंकि हमने भी कभी दिखाया भी ऑफिस रिसेंटली, तो मतलब एक क्लाइंट जुड़े थे इन वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, तो बताया कि उसने कि टॉयलेट गलत बना। हाँ अरे बड़ा डरा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या डरा दिया, मेरी फेलो क्लाइंट, जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला था जिनसे, तो नीचे ये 808 में, अगर अभी टाइम होता तो शायद मैं उनसे भी मिल रहा था आपको, वो भी फर्स्ट टाइम जब ऑफिस आए थे, राहुल गुप्ता की बात। हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली जब वो आए थे फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा सर ये ऑफिस में देख लो थोड़ा बहुत और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि और खूबसूरत बन जाए, ठीक है। तो मैं पहले तो लिया नहीं था, मतलब मेरे को, मैं भी नहीं बिलीव करता था वास्तु, मैं नहीं देखता था, और बेसिकली मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजी मेरे को थोड़ी बहुत पता थी। तो अब ऑफिस साइन कर दिया, आपके साथ टोकन वोकन हो गया था। उसके बाद आए राहुल से, मैं कहा सर आ जाओ, अब तो आ जाओ, ठीक है। आए तो क्योंकि आर्किटेक्ट मेरे वो क्लोज ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। तो वो आए, तो उन्होंने ना लोकेशन कंपास करके देखा, ठीक है, टॉयलेट का बड़ा इशू है। और छूटते ही, अरे यार नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर उसके बाद वो दो तीन लोकेशन कुछ और बता के गए कि हाँ टीम मेंबर्स को बिठाना और अपनी पोजीशन तो वहाँ रखियो। तो मैंने कहा यार ध्रुव नेगेटिव ना सोच, ऑफिस स्टार्ट हुआ है, काम स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव सोचेंगे तो और गुस्सा ही डालना जाऊँगा मैं इसमें। और पापा की डेथ ही हुई थी, मतलब 7-8 महीने पहले, अक्टूबर में, अप्रैल में स्टार्ट हुआ है। तो चलो फिर मैं बैठा यही, पहले पोजीशन ये नहीं थी हमारे पॉडकास्ट, हमारा पॉडकास्ट उस रूम में होता था, ठीक है, हमें 7-8 पॉडकास्ट उस रूम में हो गए थे। तो इधर बैठे हुए, और रिसेंटली अभी कुछ मेरा मतलब सीधा ऊपर शिखर की तरफ बढ़ रहे थे, तो एकदम से कुछ डाउनफॉल हुए मेरी काफ़ी चीज़ों में, कई जगहों पे पैसे वैसे फंस गए बड़े अच्छे खासे सीआर्स में। तो तब मेरे को एकदम से कुछ क्लिक हुआ, यार कुछ तो गलत जा रहा है, या तो फिर मेरे काम में गलती हो रही है कहीं ना कहीं। फिर वो भी चीज़ें नोटिस करी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सल कुछ नहीं होता, अगर मैन फॉल साइड से कुछ गलत नहीं हो रहा होगा तो यूनिवर्स कैसे गलत कर देगा आपके साथ।
तो फिर मेरे को एक बार को बड़ा परेशान हुआ क्योंकि बीच में वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। एक बार को तो लगा था हमारे इधर ही बम बम ना गिर जाए, अभी तो ऑफिस स्टार्ट हुआ, अभी वॉर भी शुरू हो गई, इस साल क्या क्या देखना है। तो फिर ये हुआ, फिर BNI आई कनेक्टेड, तो वहाँ पे मेरे को एक वास्तु एस्ट्रोलॉजी वाले मिले। अब मेरे को तो बिजनेस बढ़ाना था, मैंने उन्हें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो आए, कनेक्शन हुआ, तो मेरे को थोड़े अच्छे लगे, तो मैंने को बताओ। तो फिर डिस्कशन हुआ, तब नॉर्थ ईस्ट का जब डिस्कशन हुआ तब मेरे को समझ आया, अच्छा ये लॉजिक्स होते हैं इनके पीछे, नॉर्थ ईस्ट इट मीन्स हेड समथिंग ऐसे। तो ये सब डिस्कशन हुआ, और फिर उन वास्तु वालों का फिर राहुल सर के साथ डिस्कशन हुआ दोबारा नीचे। मैं कहा यार सर मेरे को ना किसी ने बताया, क्या सही है या गलत है, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है। तो मैंने पूछी, कह रहे तेरे को बोला था ना मैंने पहले दिन, कह रहे तू जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी वेस्ट है। मैंने कहा नहीं सर 1 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है। और मैंने कहा जब लिया है तो चीज़ें बढ़ी थी, ऐसा तो है नहीं कि सभी नेगेटिव हुआ था मेरे साथ। अब वो बीच में हुआ तो उसका मतलब वो थोड़ी ना कि जगह ही गलत हो गई मेरी। कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं होता। कह रहे मेरा ना हाथ फैक्ट्री की मशीन में चला गया था। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि उनकी भी चांदनी चौक में ओल्ड फैक्ट्री थी प्रिंटिंग की, तो उसके अंदर उनका पूरा आधा हाथ मशीन में चला गया था। उनके आज भी यहाँ पे पूरा कट्स है, निशान है। तो उन्होंने वही बताया कि वो नॉर्थ ईस्ट और वो बड़ा वो था, तो कह रहे वो धीरे धीरे ना घर तक पहुंच जाता है। मैं सर आपने उस दिन उन्होंने जितना डरा दिया मेरे को, ओ भाई साहब मेरे को तो एक बार को हो गया सब प्रोग्राम सेट, कुछ भी कर लो, बड़ा डरा दिया उन्होंने उस दिन। फिर मैंने कहा हे प्रभु आप ही हो सब कुछ, आप ही ने दिलवाया, आप ही हो मेरे सब कुछ, तो आप ही को देखना है, गलत हो सही हो आप ही का हूँ मैं। तो मैंने फिर उस दिन इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा दूर शांत रहो, सब छोड़ो, बस मैंने अपनी पोजीशन वहाँ शिफ्ट कर ली और ये पॉडकास्ट का इधर हो गया। हम यहाँ पर हम भी तो थे ही ना यहाँ। हाँ, 12 साल रहेंगे, 12-13 साल रहेंगे। ओके, यहीं से सब ग्रो करते रहे हम। तो कभी दिमाग में भी नहीं आया, हमने तो कभी किसी को दिखाया भी नहीं। मेरे तो वो थ्रू आउट जो पीरियड रहा है ग्रो ही किए हैं, और ग्रो करके ही वहाँ पर बिल्कुल बड़ी जगह पे। अरे वही फिर मैं वही बोला ना, उन्होंने डरा दिया। फिर उसका कुछ नहीं होगा। मैं कहा बाय 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 बाय, भगवान जी बैठे हैं, मेरे को इन पे विश्वास है। तो उसके बाद फिर मैंने ना दूसरा सोचा ख्याल, फिर मैंने कहा काम करते रहो। जब आप सोचने लगते हो ना इन चीजों हाँ, आप घिर जाओगे। बस ये सबसे बड़ा फिर फैक्ट कुछ भी होगा आप इसी चीज पे ब्लेम डालोगे कि यार ये वास्तु में का पंगा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो एक्चुअल रूट कॉज है ना प्रॉब्लम की, उस पे फोकस नहीं करोगे, आप फोकस करने लग जाओगे यार दूसरा ऑफिस ढूंढता हूँ, बिल्कुल ये दूसरी, या मैं कैसे इसको मॉडिफाई कर दूं या कुछ। तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। ये फैक्ट है। आपको रूट कॉज कहीं और ढूंढना था प्रॉब्लम का, और आप ढूंढने कहीं और लग जाते हो, और आप धीरे 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 करके गिरते ही जाते हो। ये फैक्ट तो है। सोचना ही नहीं। फिर मैंने इन्वेस्टर से बात करी तो उन्होंने कहा देख, जब बिल्डिंग का सेंटर निकाला होगा तो वो सेंटर कुछ और होगा, जब बिल्डिंग वालों ने बनाई होगी, क्योंकि सेम ही ऑफिस होते, ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। तो सबके मोस्टली नॉर्थ ईस्ट है, किसी ने कहीं ना कुछ होगा। तो जो बिल्डिंग का सेंटर होता है उसके हिसाब से वो वास्तु अलग ही निकलेगा। तो मैंने कहा मैं तो सोच ही नहीं रहा, हटाओ कहानी, सब हटाओ, काम पे फोकस करो। क्योंकि रिसेंटली वी आल्सो सेट अप अ फैक्ट्री इन इंडोनेशिया फॉर गार्बेज बैग्स एंड प्लास्टिक। हाँ, हमारी इंडोनेशिया में फैक्ट्री सेटअप हुई है केपॉक फाइबर और उसकी। तो गार्बेज बैग्स में उस टाइम पे इसलिए पूछा था ना क्योंकि उस इंडस्ट्री में हम एंटर कर गए। तो उसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स उस पर आते हैं, अभी पॉडकास्ट से शिफ्ट हो गए हम डायरेक्शन से एकदम। तो बेसिकली ये हुआ, तो ऐसे ही तो वो बिलीव हुआ था ना एस्ट्रोलॉजी का, तो वहां से फिर कहानी सब हुई। तो देन आई केम बैक अगेन कि नहीं ध्रुव, कस लो कवर, अपने काम पे फोकस करो बस। आई थिंक वन शुड ऑलवेज बिलीव इन कर्म। आपके कर्म ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, आपको सही रखना चाहिए। तो इसलिए मैं वहीं वापस फैक्ट ऑन द ट्रैक आ गए। ये सब चीजें सपोर्टिव होती हैं कि भाई ठीक है आपने कुछ बेटर हो सकता है कर लिया, बट नेगेटिव कोई चीजें उनको छोड़ दो, नहीं मत दो। जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिव प्रेशर में रखो अपने दिमाग को, पॉजिटिव चीजें ही रखो, नेगेटिव प्रेशर में रखो ही मत। वो हल्का सा बढ़ने लगता है ना तो वो बहुत बढ़ता जाता है। तो ऐसे मेरी जर्नी तो उस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर कैमरा, थोड़ी देर ही, ज्यादा नहीं। तो बेसिकली जैसे आप पॉडकास्ट जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरा एक मेजरली क्वेश्चन है, फिर हम आपकी कंपनी से रिलेटेड थोड़ा पूछते हैं। तो हायरिंग जो आज की डेट में सबसे डिफिकल्ट टास्क है, हाउ यू आर रेजोनेटिंग विद इट और कैसे रिजॉल्व कर रहे हो? क्योंकि आज की जनरेशन के साथ कोप अप करना, या आज की क्या कोऑर्डिनेशन, प्रॉज और कॉन्स दोनों होते हैं, वो पहले भी रहे होंगे आज भी है। तो हाउ यू मैनेजिंग? तो उसमें मतलब
मेरे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज तो नहीं है या कोई ऐसी मतलब, बट मैं यही बोलूँगा कि जैसा मैंने बोला कि ये चैलेंजेस ही हैं, मतलब चैलेंजेस हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हैं कई बार तो। बिल्कुल। मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैंने कई बार अभी पीछे इंटरव्यूज किया और मैंने बहुत लोगों को ये बताया अपनी फ्रस्ट्रेशंस के बारे में कि शायद वो मेरे को कुछ कि कहीं मैं ही गलत करता हूँ या कोई और सोल्यूशन दे। आई मीन मैंने कुछ इंटरव्यूज अभी पीछे लिए जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे और दे कैन नॉट टेल मी कि 1 इंच कितना बड़ा होता है, 1 फुट कितना बड़ा होता है और 1 मीटर कितना बड़ा होता है। आई मीन मैं इस लेवल तक गिर गया उनसे पूछने, इस लेवल तक मेरे क्वेश्चंस का लेवल गिर गया कि मैंने कई बार फिर उसके बाद इंजीनियर से, ग्रेजुएट इंजीनियर से ये पूछा कि भाई ये बता जरा कि 1 इंच कितना बड़ा होता है। एक लाइन लगा के पेपर दिया उसको कि एक लाइन लगा 1 इंच की, 1 इंच कितना बड़ा होता है। या 1 फुट हाथ से बता कि खोल के कि 1 फुट कितना बड़ा है, 1 मीटर कितना बड़ा है। तो दे आर नॉट एबल टू आंसर। मतलब इट इज सो शॉकिंग फॉर मी, इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। और मतलब मेरे को अपने आप पर शर्म आई कि मैं इंजीनियर हूँ। तो मतलब हायरिंग इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब आज की डेट में मैं ये नहीं बोल रहा कि टैलेंट नहीं है लोगों में, टैलेंट बिल्कुल भर भर कर है। हम लोगों में इस मतलब जब हम उनकी एज के थे या आज से 20-25 साल पहले जो हमारे में टैलेंट होता था उससे कहीं कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। बट एटीट्यूड इज द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम एटीट्यूड। और मतलब गैप है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स में जो स्किल लेवल है या नॉलेज लेवल है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और people just want to know what company is going to give them. People do not look into it कि what they are going to give to company, what they are giving to the company. बिल्कुल। बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड है कि भाई कंपनी मेरे को इतना पैसा देती है तो मैंने इतना काम कर दिया, ये कंपनी मेरे को क्या दे रही है जो मैं इतना काम करूं। बट वो ये नहीं सोचते कि मैं कंपनी को क्या दे रहा हूँ कि या दे रही हूँ कि कंपनी मेरे को अच्छा पैसा दे। घूम फिर कर दो काम, मतलब कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि जी कंपनी का एनवायरनमेंट, घूम फिर कर क्वेश्चन आता है पैसा, कितना पैसा, सैलरी कितना मिलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच मैटर्स, लाइक जो एनवायरनमेंट है ऑफिस का, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी में, वो सब इम्पोर्टेंट है। कभी अभी जिनसे आपने हायर करे और कभी आपको उनको समझाने में गैप लगा कि मतलब वो समझ जेल कर पाते इजीली, आप समझा पाते? नहीं है, इश्यूज हैं, वही मैं बता रहा था कि मतलब अंडरस्टैंडिंग में भी इश्यूज हैं और कुछ लोगों के साथ इश्यूज आते हैं। ओके। वो चैलेंज बहुत बड़ा है टू हैव द राइट पीपल। ट्रस्ट फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है हमारा, वो कैसे, उसमें भी इश्यूज हैं। मतलब अब तो है, पहले शायद इतना नहीं था, बट अब तो है। मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब वो पता लगता है कि जब एक पर्सन आपके साथ 6-8-10 महीने साल भर काम कर ले तो धीरे धीरे पता लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। शुरू शुरू में तो पता नहीं लगता ये सारी चीज़ों का। तो वो भी इश्यूज तो है। मतलब तो कभी ऐसी वर्किंग में रहो कि आपने एक बंदे पे पूरी वो लगा दी हो कि हाँ ये बंदा सबसे बेस्ट ट्रस्टवर्दी है, और वही एंड में रिजल्ट कुछ और अलग ही निकल हुआ है इसी ऑफिस में हुआ है। अच्छा। तो there was a lady we hired, और she was in sales, so of course you have to trust people. I mean, otherwise how they can work or how you can work. So you have to share everything. So she worked with us for about
1 year. हम्म और बिफोर दैट शी वाज वर्किंग विद सम एमएनसी, तो Okay. वहाँ से काम करके आई थी। उसके बाद शी लेफ्ट, शी सेड कि वो कंपनी वापस मेरे को बुला रही है, तो आई रीजॉइन देम। ओके। तो लास्ट का जो नोटिस पीरियड था 1 महीना, शी वर्क लाइक एनीथिंग, सब चीज़ों की डिटेल में गई वो, सर ऐसे कैसे होता है, शी स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग। तो हम सोच भी रहे थे कि यार ये शी वाज रियली एन एसेट, और ये जा रही है, अच्छा। हाउ गुड शी इज इन, कितना सिंसियरली नोटिस पीरियड के टाइम में भी काम कर Okay. रही है। तो बट एनीवे शी डिसाइडेड गो, शी वेंट अवे। और 3 महीने के बाद पता लग रहा है कि हमारा जो कैटलॉग का पूरा कॉपी, सारा कॉपी करके कंपनी का नाम चेंज हो गया, नई कंपनी लॉन्च हो गई, शी स्टार्टेड अनदर कंपनी। अच्छा। हमारा जो डेटाबेस था पूरा, सप्लायर्स, कस्टमर, सब कुछ she copied and contacted those suppliers, contacted our customers, and तो ये सब तो करता। उसको कैसे कोप अप किया आपने फिर? कुछ नहीं, कोप अप तो अपने आप हो जाते हैं। लाइक एज आई सेड कि स्टार्टिंग a business is not a problem, but maintaining or sustaining a business is a problem. टास्क तो वही ठीक है है, सबसे आज बड़ा। उसने हमारा डाटा ले लिया या हमारे डाटा से काम कर लिया, बट हाउ टू सस्टेन, हाउ टू रियली मेक इट सक्सेसफुल। तो कभी क्रॉस चेक किया उसकी कंपनी अब कहाँ है, बंद हो गई, चल रही? नहीं चल रही है। अच्छा। नहीं, ये बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा 100% मार्केट शेयर तो है नहीं। बिल्कुल। कंपटीशन इज ऑलवेज देयर, कंपटीशन इज गुड एक्चुअली। तो ठीक है, मतलब मेरा मानना ये है कि आप इसके बजाय कि आप एक कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करते रहो, आप अपना ही लेवल इतना ऊंचा कर लो ना कि वो आप तक पहुंच ही ना पाए। मतलब देयर आर 2 ways, आइदर यू किल देम और यू गो सो हाई दैट दे कैनॉट कम टू योर लेवल। तो दिस हैपेंड विद अस, आई मीन फॉर्चुनेटली। और मतलब ये सब ऐसा होता गया, हम ग्रो करते गए। वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत डेंट किया हमारी मार्केट में, या हमारे कुछ कस्टमर्स के साथ बिजनेस शुरू किया, कर रहे हैं, देन ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। हम मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है कि व्हाट यू कॉपीड और व्हाट यू लर्न देयर, आप उतना ही कर सकते हो, बिकॉज आपने अपने दिमाग से तो काम नहीं किया, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, उसी ब्रैकेट में काम करते रहोगे। बिल्कुल। वेयरएज वी हैव बीन इनोवेटिंग, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। तो हमारे पास जब 4 प्रोडक्ट थे, आज की डेट में 20 प्रोडक्ट हैं। आप कहाँ वो 4 प्रोडक्ट में ही तो कॉम्पीट करते रहोगे, वो भी बस उतना ही जितना कर सकते हैं। बिल्कुल। दैट डजंट बॉदर टू मी नाउ, मतलब ये चीजें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा भी होगा कि मतलब कोई एम्प्लॉयज अपने रखे टीम मेंबर्स, एंड देन आपको वो आपके सामने तो हाँ सर काफी अच्छे हैं, और बैक ऑफ द डे सर काफी बुरे हैं, और आपको किसी के थ्रू पता चल रहा हो, और जब हायरिंग जब उनका नोटिस पीरियड आपने फिनिश कर दिया या अनसर्टेन पोजीशन पे आपको उन्हें निकालना पड़ा, तो आपको उनकी तरफ से फीडबैक बढ़िया मिल रहे होंगे, तो आपका कभी? नहीं, ऐसा हुआ है। एक हमारा टीम मेंबर था, तो मतलब बहुत मीडियोकर सा परफॉर्मेंस था, बहुत ही मतलब, तो बस जस्ट एग्जिस्ट कर रहा था, और थोड़ा बहुत था, मतलब करता था काम वो, बट देन ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा था, बिकॉज वेरी पुअर कम्युनिकेशन, तो कर रहा था काम। देन हम उसको बहुत बार समझाते थे। ऐसे में क्या होता है कि जब हम समझाते हैं ना, तो वो लोग समझते हैं कि यार, मतलब आजकल, मतलब when somebody is giving you a feedback about your work, like आप एक काम कर रहे हो, मैं आपको कुछ फीडबैक दे रहा हूँ कि ध्रुव तुम ऐसा कर रहे हो, बट ये सही तरीका नहीं है, इसको ऐसे करोगे तो अच्छा होगा। तो इट इज अप टू यू वेदर यू टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। आप ये भी सोचते हो यार इनको क्या पता है, इनको क्या पता है मैंने कितना मेहनत किया है, कितना मैं बाइक चलाकर 100 किलोमीटर गया, कस्टमर को ये किया वो किया, इन्होंने तो बोल दिया। और यही आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि यार इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो उसमें क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं, इनकी बात मानूं और उसको अपने काम को इम्प्रूव करूं, राइट? तो मतलब मेरा नेचर ऐसा ही रहा है कि मैं आई हैव बीन sharing my
माई वे ऑफ वर्किंग, या हम्म, मैं सबको बताता रहा हूँ कि भाई हम्म, ऐसे करो वैसे करो, एंड दिस इज माई जॉब, दिस इज माई हम्म, जॉब टू हम्म, टू टेल माई पीपल, टू हम्म, ट्रेन माई टीम एंड हम्म, to make them more efficient, बिल्कुल, better performance and हम्म, all those things. This is my job. I have to do हम्म, it. तो शायद उसके दिमाग में ऐसा रहता होगा कि हम्म, ये तो यार हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, या हम्म, मेरे को जलील कर देते हैं। हम्म, हम्म, तो एनीवे मतलब ही रिजाइंड, और हालांकि मेरा कभी भी बोलने का तरीका या कुछ कभी भी ऐसा हम्म, वो नहीं है कि बड़ा हम्म, डोमिनेटिंग या मैं हम्म, किसी को फायरिंग करता हूँ, वो हम्म, मेरा है ही नहीं, हम्म, नेचर में नहीं है। प्यार से समझा दिया भाई, हम्म, समझ में आती है, हम्म, तेरा भला होगा, हम्म, मेरा तो धंधा चल रहा है। हम्म, अगर आपकी परफॉर्मेंस बेटर हम्म, होगी तो वो हम्म, आपको ज्यादा बेनिफिट देगी बजाय हम्म, कंपनी को। हम्म, कंपनी तो चल रही है, आप हम्म, नहीं भी परफॉर्म करोगे तो हम्म, कुछ डूबने वाली नहीं है कंपनी। हम्म, व्हाई हम्म, द गाय शुड बिल्कुल, अंडरस्टैंड हम्म, कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी। हम्म, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आप हम्म, अपना कर रहे हो बाय हम्म, योर नॉन परफॉर्मेंस, बाय हम्म, नॉट इम्प्रूविंग योर हम्म, परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि आपका कैरियर ग्रो नहीं कर रहा। हम्म, कल को आपका अप्रेजल होगा तो हम्म, आप ग्रो नहीं करोगे। बिल्कुल, ग्रो तभी करोगे जब हम्म, परफॉर्म करोगे। हम्म, तो ये आपका अपना इंटरेस्ट है ग्रो हम्म, करने के लिए, हम्म, या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव हम्म, करने के लिए। तो देन इवेंचुअली ही रिजाइंड, और आया एक दिन के साथ, मैं कल से नहीं आऊँ। ओके, 1.5 साल 2 साल से काम कर हम्म, रहा था, तो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर में हम लिखते हैं कि भाई अगर 2 साल से ज़्यादा की हम्म, सर्विस है तो 2 महीने का नोटिस पीरियड, 2 साल से कम है तो 1 महीने का नोटिस हम्म, पीरियड। तो आप कर रहे हो काम, कुछ एक काम दिए हुए हैं आपको जो आपको फिनिश करने हैं, आप हम्म, बोलो कि साहब मैं कल से नहीं आऊँगा, इट्स नॉट हम्म, द राइट वे टू हम्म, डू। कल हमने कभी नहीं किसी ऐसे को कहा कि हम्म, भाई तू कल से नहीं आना काम पे। बिल्कुल, अगर हम्म, किसी को बोला भी अगर, हम्म, तो उसको 30 दिन का सैलरी उसी दिन उसके हाथ में पकड़ाया। हम्म, फॉर सम रीजन अगर हमें वो हम्म, ट्रस्टवर्दी नहीं लगा, हम्म, एंड वी डू नॉट वांट हिम टू अटेंड द ऑफिस फॉर वन हम्म, मोर डे, हम्म, वी हैव फायर्ड सम गाइस। हम्म, बट देन उसको 30 दिन का सैलरी उसी दिन हाथ में पकड़ा दिया कि भैया हम्म, ये ले 30 दिन का हम्म, सैलरी, आगे एडवांस सैलरी हम्म, आज का भी लिया, आज तक का दिया, प्लस हम्म, 30 दिन का अलग हम्म, दिया, क्योंकि एज पर अपॉइंटमेंट लेटर यू डिजर्व दैट, 30 days का बिल्कुल, नोटिस है। हम्म, तो सेम थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हम्म, देम आल्सो, दैट हम्म, यू कैन नॉट लीव द कंपनी लाइक दिस, यू हैव हम्म, टू गिव 30 days नोटिस। हम्म, नहीं नहीं साहब, मेरे को तो कंपनी ने रख लिया है और मेरे को तो कल से ही ज्वाइन करना है। हम्म, ठीक है अभी जाओ, किसी को जबरदस्ती भी कैसे रख सकते हैं कि नहीं, हम्म, पकड़ थोड़ी सकते हैं, बंद बिल्कुल, थोड़ी कर दें, हम्म, नहीं है, नहीं आना। हम्म, फिर उसने हमसे एक्सपीरियंस लेटर मांगना शुरू किया, हम्म, आपको रिलीविंग लेटर दे दो। हमने हम्म, रिलीविंग तो दिया नहीं हमने आपको, हम्म, क्योंकि आपने कंपनी के हिसाब से नोटिस पीरियड नहीं सर्व हम्म, किया, तो देयर इज नो रिलीविंग, नो एक्सपीरियंस हम्म, लेटर। हम्म, फिर साहब वो एम्बिशन बॉक्स पे लिखना शुरू कर हाँ, दिया, कंपनी ऐसा है, कंपनी हम्म, घटिया माल बेचता है, हम्म, चाइना का माल लेके हम्म, जर्मनी का माल बताता हम्म, है, और ये हम्म, करता है वो करता है, उसने हम्म, पूरी भड़ास निकाल दी। हम्म, तो ऐसे तो बहुत हम्म, जोकर्स आर देयर ओके, who will who will do all this, but then ठीक है। राइट, तो मतलब ओवरऑल आपका क्रक्स में जनरेशन के लिए कुछ अगर पॉइंट रहा हो कि व्हाट डू यू वांट टू कन्वे टू देम कि I एक I सेंटेंस I में, what I want to convey is कि भाई आप काम करते हो तो डू नॉट वर्क एज एन एम्प्लॉय, वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, वर्क एज कि भाई ये आपकी अपनी कंपनी है। हम्म, ये जो काम आप करते हो, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हम्म, कंपनी में, आपको एक डिफाइंड हम्म, असाइनमेंट है, एक प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल है हम्म, आपकी कि भाई आपको ये काम करना है। हम्म, तो वो काम आप तभी, आपकी परफॉर्मेंस उस काम में हम्म, अच्छी आएगी जब आप सोचते हो कि मैं मालिक हूँ, मतलब ये बिल्कुल, अपने डिपार्टमेंट का मालिक हूँ, हम्म, एंटरप्रेन्योर हूँ। हम्म, तो इफ यू थिंक विद दैट माइंडसेट, हम्म, यू विल डेफिनेटली परफॉर्म। बट अगर आप ये माइंडसेट के साथ काम करते हो कि यार मेरे को तो सुबह 9:30 का टाइम है, 9:30 हम्म, आ गया, मैंने अटेंडेंस लगा दी, शाम हम्म, को 6 बजे मेरे को घर जाना है, हम्म, तो आई हैव जस्टिफाइड माई सैलरी बाय हम्म, बीइंग देयर फ्रॉम 9:30 to 6, देन यू कैन नॉट ग्रो। और एक्चुअली में मैं जैसा अभी पहले भी बताया था हम्म, कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक से हम्म, काम नहीं कर रहे हो, गलत माइंडसेट के साथ हम्म, काम कर रहे हो, सबसे बड़ा नुकसान आप अपने खुद का कर रहे हो, ओके, कंपनी का नहीं कर रहे हो। कंपनी तो बिल्कुल, चलती रहेगी यार। अब हम्म, मैंने बताया ना
कि पैसेंजर 75% है, ड्राइवर 25% है, तो 25% वाला ड्राइवर तो कभी ऐसा बिहेव करता भी नहीं है। ऐसा बिहेव यूजुअली वो जो 75% वाले पैसेंजर्स हैं उन्हीं में से लोग करते हैं ऐसा behavior। तो वो तो एनीवे यू वाज नॉट ड्राइविंग द कंपनी, नो एनीवे आपका कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन तो था भी नहीं ना। आप एक काम कर रहे थे बस, क्योंकि कुछ काम होते हैं कि जो बस करने होते हैं, बट उसमें उन पे ग्रो कैसे करते हैं लोग। वो आपके पास मान लीजिए 100 लोग हैं, तो जैसे हायरार्की क्या होती है, ऐसे कोनिकल है, ऊपर जितना जितना जाते हैं स्पेस कम होता रहता है। बिल्कुल। तो नीचे अगर 50 लोग हैं, उसमें से ग्रो कितने करते हैं, 2-3-4 लोग ऊपर ग्रो करते हैं, फिर 4 लोग में से और ऊपर कोई ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं लोग। तुम कौन ग्रो करते हैं? नीचे 50 लोग हैं, तो ग्रो कितने करेंगे? 3-4-5 लोग जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया वही ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइवर होता है वही ग्रो करता है, पैसेंजर तो यूजुअली ग्रो भी नहीं करता। वो अपना जिंदगी उसी चीज में काट देता है, 10 साल तक एक ही प्रोफाइल में घिसता रहता है। उसका इंक्रीमेंट तो होता है हर साल, बट काम वही करता जा रहा है, वही करता। तो ये लोगों को समझ में नहीं आती है। जिस दिन लोगों को ये समझ में आने लग गई ना कि वो काम अपने लिए कर रहे हैं, वो काम कंपनी के लिए नहीं कर रहे, वो काम अपने लिए कर रहे हैं, तो ये अगर समझ जाए जो आदमी, वो ग्रो कर जाता है। और जो नहीं समझता वो काटता रहता है, वो अपनी इंक्रीमेंट ले ली, वो उसी में खुश है। और वही लोग हैं जो कि हमारा तो कंपनी अच्छा नहीं है, हमारा तो धंधा, या हमारा गलत लाइन में मैं तो घुस गया, वो लोगों से कंप्लेंट करते रहे। बिल्कुल। तो ये सब माइंडसेट का ही खेल है मेरे हिसाब से। मतलब बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में। तो आपको जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल है ग्रो करना या अच्छा काम करना, परफॉर्मेंस निकालना। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये काम जो मैं कंपनी के काम के लिए, या कंपनी ने जो मेरे को काम दिया है, वो एक्चुअली कंपनी का काम नहीं, मेरा अपना काम है, मेरे को फायदा होने वाला है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो दैट्स द राइट वे टू डू। नाइस, काफी इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा। अब इन टर्म्स ऑफ आपके बिजनेस के लिए अगर हम समझे, व्हाट प्लासीज डू एंड व्हाट यू शुड नो कि आप क्या करते हो, व्हाट योर कंपनी डू, या इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर हमें कोई देख रहे हो व्यूअर्स, सो दे गेट टू नो व्हाट योर कंपनी डू, व्हाट इंडस्ट्री यू गाइस आर डीलिंग अप, उसका थोड़ा एक ब्रीफ। तो हम बेसिकली मोल्ड्स एंड डाई इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। ओके। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक मोल्ड मेकर या डाई मेकर या मोल्ड यूजर या डाई यूजर है, उसको रिक्वायरमेंट्स रहती है। उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए, उसके पेन पॉइंट्स को कम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे मोल्ड मेकर के लिए हमारे पास मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ मशीन्स हैं, कुछ मतलब जो मोल्ड उसको बनाने में, जैसे वी आर इनटू पॉलिशिंग इक्विपमेंट्स फॉर पॉलिशिंग ऑफ मोल्ड्स। वी हैव स्टैंडर्ड मोल्ड पार्ट्स, जो मोल्ड बनाते हो आप, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आप मार्केट से खरीद के रेडीमेड पार्ट्स यूज करते हो, बिल्कुल, वो वी सप्लाई। देन वी आर इनटू डाई स्पॉटिंग प्रेसेस, जब आप मोल्ड बनाते हो तो उनको चेक करते हो बटिंग करके वो सही बना है कि नहीं बना, तो वी आर इनटू डाई स्पॉटिंग प्रेसेस। देन वी आर इनटू CNC गन ड्रिल मशीन, डीप होल ड्रिलिंग मशीन, डाइस में लंबे लंबे होल्स करने होते हैं, लेंथ के होल्स करने होते हैं, तो वो यूज होती हैं। देन वी आर इनटू लीक डिटेक्शन, लीक टेस्ट एंड फ्लो टेस्ट मशीन्स, जो हम खुद बनाते हैं इंडिया में। मोल्ड इफेक्टिवली बना है कि नहीं बना, या मोल्ड का जो फंक्शन है वो सही फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए लीक एंड फ्लो टेस्ट मशीन्स बनाते हैं। देन वी मेक डीस्केलिंग मशीन्स, जो मोल्ड यूज कर रहा है वो धीरे धीरे मोल्ड की कूलिंग लाइंस होती हैं कुछ, वो उसमें स्केल फॉर्मेशन हो जाती है, तो मोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो उसको परफॉर्मेंस को दोबारा से अच्छा करने के लिए क्लीनिंग करनी पड़ती है कूलिंग लाइंस की, तो उसके लिए हम डीस्केलिंग मशीन्स बनाते हैं। देन वी हैव अ कैमरा सिस्टम, जिससे कि मोल्ड्स में जब वो प्रोडक्शन कर रहा होता है तो उसमें कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कैमरा सिस्टम्स हैं। ओके। तो वी हैव एवरीथिंग रिलेटेड टू मोल्ड्स एंड डाइज। तो जो लोग भी मोल्ड्स बनाते हैं या यूज करते हैं, दे आर अवर कस्टमर्स। तो मेनली हम सारी ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, जैसे
automotive is the main sector where we sell our Okay. products. हम्म तो उसमें जो भी 4-wheeler कार हम्म। मैन्युफैक्चरर्स या 2-wheeler मैन्युफैक्चरर्स हैं वो Okay. मेनली हमारे कस्टमर्स हम्म। हैं. तो ऑटोमोटिव इज ऑलमोस्ट अबाउट 65 to 70% ऑफ आवर बिजनेस. उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर या वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स हो गए जैसे एलजी, सैमसंग, सोनी, ये सब. एलजी, सैमसंग मेनली, व्हर्लपूल या बहुत सारे बिल्कुल. होम अप्लायंसेस के हम्म। कस्टमर्स हैं जो बनाते हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं. फिर इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में एलएनटी, लिग्रैंड, स्नाइडर, इस टाइप के कस्टमर्स, हेवल्स. बिल्कुल. तो इस टाइप के कस्टमर्स हैं हमारे. मेडिकल इंडस्ट्री में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल सिरिंजेस या ये सब बनाते हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं. फिर टॉयज मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे भी कोई भी प्लास्टिक का पार्ट बनता है या एल्युमिनियम का पार्ट बनता है वो हमारे कस्टमर. या स्टील के भी पार्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, बनते हैं, वो हमारे कस्टमर. नाइस. क्योंकि ये इन सब पार्ट्स को बनाने के लिए डाइज या मोल्ड्स की जरूरत पड़ती है. ओके. तो एज आई सेड कि जो भी मोल्ड मैन्युफैक्चरर या मोल्ड यूजर है वो हमारे कस्टमर है. Okay. ये सब इंडस्ट्री में. So जो भी viewers ये podcast हमारा देखेंगे, so if anyone wants to connect with him, इनकी वेबसाइट है plastis.com और sxkhindia.com. and further आपको contact information और एक वेबसाइट है हमारी radiantsafer.com. Okay, done. So सब आपको इस podcast में मिल जाएगा guys. Yes. And in terms of अगर हम कोई crux पे समझे तो Plastis, if any Bollywood superhero होता, so what could it deliver in dialogue in terms of क्या बोलता वो? Plastis अगर एक सुपर हीरो बॉलीवुड मूवी का स्टार है फॉर एग्जांपल, कुछ भी, तो वो क्या डायलॉग बोलता अगर Plastis आज रियल लाइफ में होता तो? यूं देखो तो मतलब ज्यादातर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे नहीं बट मेनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, आई मीन वी आर मार्केट लीडर्स. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिशिंग हो गया या स्केलिंग मशीन्स बनाते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो वी डू वेरी गुड. सो वी आर in many areas we are market leaders. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. कौन सा शहंशाह मूवी का डायलॉग है? एक बार बोलते हैं जहाँ से गुड़ एक बार क्या होता है उस टाइम पे, आई थिंक सो अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन वो जेल में होता है और वो खाना बांट रहे होते हैं. तो वो कहीं और खड़ा होता है. तो वो जो लाइन वाले होते हैं वो कहते हैं भाई साहब आ जाओ जरा लाइन में आ जाओ. तो वो डायलॉग मारता है जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है. जहाँ प्लास्टिक वाले मिले वहीं से लाइन शुरू हो रही है. मतलब सो यार नाइस. सो बेसिकली जैसे अब एआई भी आ रहा है काफी, राइट? एलओटी मतलब आईओटी सब, इन सब फील्ड में मतलब आपकी इंडस्ट्री में भी एआई कुछ इम्पैक्ट डालेगा या उसके ऊपर आपका क्या विजन और आपका पर्सपेक्टिव है? इम्पैक्ट तो डेफिनेटली मतलब है ही है. मतलब एआई और पहले आईओटी था इससे पहले. तो मतलब टेक्नोलॉजी तो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एरिया में, और उसको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. In our industry also, IoT or AI now is really very important, और इंडस्ट्री अडॉप्ट भी कर रही है टेक्नोलॉजीज को. और इससे बहुत सारी चीजें मतलब आपके ऑपरेशन सस्टेनेबल हो जाते हैं. आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रिडिक्टिव है. आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही एस्टिमेट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है व्हाइल द मशीन इज वर्किंग. तो इट इज रियली अ बज़वर्ड फॉर द इंडस्ट्री और सभी जगह. मतलब बट उससे इन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ये इन मतलब अगर बिजनेस ग्रोथ सेक्टर में देखी तो हाउ यू सी इट कि वो अपवर्ड लेके जाएगी या चीजों को इम्पैक्ट करेगी और ज्यादा? ग्रोथ सेक्टर में कहना मुश्किल है बट मतलब ईज ऑफ वर्किंग या टेक्नोलॉजी है वो. मतलब द ग्रोथ इज रिलेटेड विद द डिमांड और द मार्केट ट्रेंड्स, बट देन
एआई का आई बिलीव, आई मीन बीइंग अ टेक्निकल साइड से अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्री में जो वर्किंग है या मशीन्स का परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, डिजाइनिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है एआई का, लाइक when you design a mold or when you design a machine, AI makes it little simpler or make it more efficient, faster. बिल्कुल. So that way AI is really very helpful or important to consider. Okay. और मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आपकी इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या कोई इम्पैक्ट करेगा इन फ्यूचर, आपको लगता है? मतलब जो टीम मेंबर्स अभी है, क्या वो एआई से रिप्लेसेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? AI से रिप्लेसेबल आई डोंट सी एट द मोमेंट, बिकॉज रिप्लेसेबल तो नहीं हो सकते, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री है एक तरीके से, तो आई डोंट थिंक कि रिप्लेस कर सकते हैं हम एआई से, बट देन इन सम केसेस लाइक हमारे बिजनेस में दो चीजें हैं, एक सेल्स है, एक सर्विस है, और एक प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन में सर्टेनली इट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन, बेटर प्रोडक्ट, फास्टर डिलीवरीज, उसमें एआई का कंट्रीब्यूशन है। सेल्स में कंट्रीब्यूशन है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि आपका जो सेल्स लीड हैं उनको आप एआई की हेल्प से मैनेज कर सकते हो बेटर। बिल्कुल. जो सेल्स फॉलो अप्स हैं उनको आप बेटर मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। और जो सर्विस है, सर्विस में बहुत ज़्यादा आई डोंट सी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, बट देन यस, मतलब कीपिंग रिकॉर्ड्स और सर्विस फॉलो अप्स या वो सब में शायद थोड़ा बहुत आपके प्रोसेस में ऑटोमेशन लेकर आ सकते हो आप एआई की हेल्प से। बट एक्चुअली हार्डकोर सर्विस जो होता है, जो कि आदमी ने किसी इंडस्ट्री में जाकर या फैक्ट्री में जाकर कोई सर्विस करना है, इंस्टॉलेशन करना है या कुछ करना है, तो उसमें शायद इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे को नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल यस, ओवरऑल तो सर्टेनली इम्पैक्ट करेगा। Yeah, definitely. I don't see any industry या any area where impact नहीं करेगा। बिल्कुल। So how do you see the growth of India right now, कि मतलब इस AI सेक्टर में और in terms of मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, द सेंटीमेंट्स आर वेरी गुड। और मैं तो जहाँ, जैसा मैंने बोला है कि मेरे को तो वैसे ही फिल्टर हो जाती है नेगेटिव चीजें, तो मेरे को तो पॉजिटिव ही दिखता है। और आई सी, आई मीन रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई मीन, और मतलब पॉजिटिव ही है। मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली इट इज गोइंग गुड एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न्ड, और प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे हैं। आने वाले एटलीस्ट 10-15 साल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रिसेशन या कोई डाउनफॉल इंडस्ट्री में आना चाहिए। और जैसे मतलब आजकल काफी मतलब अभी तो चाइना के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ रहे हैं वापस ये टैरिफ्स के बाद यूएसए के, बट अपार्ट फ्रॉम इट कैन वी सी कि मतलब जो चाइना का लेवल है, क्या हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं कभी भी, या हम उनसे कभी फार अहेड? ऑनेस्टली अभी तो नहीं दिखता कि हम कम्पीट कर सकते हैं। दे आर far ahead, I believe. अगर टोटलिटी में देखते हैं, maybe some areas where we do much better than China. And service industry, India is much better than this. कि I think so, मतलब service industry technical part में सबसे पहले Indians को कुछ ज़्यादा मुश्किल है, I think so. शायद maybe because the cost is less, Indian cost is less, then that's the reason. But then I think they are far ahead. Okay. Nice. ये मतलब recently जैसे अभी USA की भी in future और in next 5 to 10 years USA ने अपने electricians या वहाँ के AI specialist चाइना विजिट करे, कि क्योंकि AI इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करने वाला है
rather than our AC या rather than our human consumers. तो उससे ज़्यादा आपका AI यूज़ करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में. तो दे आर इनटू ग्रिड सिस्टम्स, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या आपके टेक्निकल टावर्स है उसकी फॉर्मेशन उसको मैनेज अकॉर्डिंगली, कि ताकि ह्यूमन साइकिल डिस्टर्ब ना हो, जो सबको इलेक्ट्रिसिटी पावर अप हो रही है, और AI को भी डिस्टर्ब ना हो. तो दे वेंट टू चाइना और उन्होंने देखा कि जो चाइना में है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और वो ग्रिड सिस्टम AI के अंदर भी वो नेक्स्ट 10-40 ईयर्स आगे हो चुके हैं. रीजन क्योंकि वो लास्ट फ्रॉम बिफोर दिस 10-20 ईयर्स से वो ग्रिड सिस्टम वो पहले से ही बना रहे हैं, और यूएसए अब वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगा. ये डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ यूएसए में, बट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के ऊपर वर्किंग चाइना पहले कर चुका है. मैं वही कह रहा हूँ, दे आर डेफिनेटली फार अहेड. इंडिया से तो है ही है, और मोर ऑफ दे द आर नॉट वर्ल्ड वेरी फार बिहाइंड फ्रॉम यूएसए. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनके काफी सारे ब्रांड्स के भी गुड्स अभी रिसेंटली जो वॉर स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव था? जो उनकी गुड्स का गुच्ची, डियोर, इन सब की खुली थी पोल कि सब मेड इन चाइना होता है, बस वहां जाके स्टैम्प चेंज हो जाती है बस. तो वो तो फैक्ट है ही ना, उसमें कोई मतलब हम देखते ही हैं, और बहुत सारे आप इंटरनेट पे ऐसा वीडियोस और वो सब अबंडेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. और ये फैक्ट तो है ही, मतलब आप कोई भी अप्लायंसेस या कोई भी चीजें उठा के देख लो, तो एप्पल फोन अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. कहने को अमेरिकन फोन है, बट बनता तो ठीक है, आप इंडिया में बनने लगा, बट देन चाइना से ही आता था, और चाइना में ही बनता था. तो बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज हैं जो कि कंपनी ओरिजिनली कंपनी यूरोपियन है या अमेरिकन है, बट प्रोडक्ट इज मेड इन चाइना. नाइस. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं उस. तो मतलब जब आप जो सेकंड टर्म होता है बैटिंग का, तो यू हैव अ टारगेट, तो इट इज लिटिल इजियर. तो आप यूजुअली क्या होता है, टॉस में ज्यादातर टीम्स ऑप्ट फॉर फील्डिंग, बिल्कुल, बिकॉज दे हैव अ टारगेट टू अचीव. तो हमारे पास भी टारगेट है चाइना में, विल श्योरली कॉन्कर दिस. तो अब इन द एंड, अब आपकी इन टोटलिटी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, अगर आप क्रक्स में हम सबको या हम जनरेशन को आगे पास ऑन करना चाहो, तो व्हाट वुड बी योर लास्ट सेंटेंस की इस फॉर्म में लास्ट चीज को रिमेंबर किया जाए, या आप इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग लर्निंग लेसन्स, सो ऐसे कह रहे थे, लेसन इन क्रक्स सॉल्यूशन आप एक सेंटेंस में देना चाहो तो टू ऑल एंड एवरीवन. क्रक्स यही है, यह बी ओरिजिनल जो आप हो, और मैंने जैसा बताया, बिलीव इन कर्म. आप जो कर रहे हो उसी का मिलेगा. बहुत कम होते हैं लोग जिनको वो आर वेरी लकी कि बिना काम किए आपको रिटर्न में बहुत कुछ आ रहा है. बिल्कुल. बट इन 95% ऑफ केसेस आपने कुछ नहीं किया तो रिटर्न भी वैसे ही होगा. तो मतलब आप कर्म करोगे अच्छे, या कर्म इन द सेंस कि मैं वो पूजा पाठ वाले कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली आप कहीं पे भी काम करते हो, या कोई भी आपका बिजनेस है, या कोई भी तो आप नहीं, भगवद गीता वाला में भी इसी कर्म को सबसे बड़ा मानता भी दी गई है. हाँ, तो वो तो ही है, मतलब आप काम करोगे तभी आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा. आप ये सोचोगे कि मैं जैसा, फिर वही बात घूम फिर के चीजों की वही आ जाती है, या आप सोचो कि मैं तो 9:30 बजे आ गया था, 6 बजे तक मैंने काम कर लिया. तो काम वो नहीं है काम कि आपने अटेंड कर लिया ऑफिस में कुछ क्या प्रोडक्टिव काम किया, वो इम्पोर्टेंट है. जब तक आप वो नहीं करोगे आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा. तो आपको करना पड़ेगा, मतलब. और ये काम आप कभी भी बाहर कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हो. ये दिमाग से करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, वो गारंटीड है. नाइस. तो मच फॉलो दिस. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? आज हमारा पॉडकास्ट एंड पर आ गए, तो व्हाट वुड यू से, आपकी क्या है? तो इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब मैंने कभी ऐसा किया नहीं. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. मैंने आपसे बड़ी दिल की बातें
बताई और करी। सो आई डोंट नो ये ट्रूथ है कि नहीं है, या कि ये कितनी सही हैं बातें, बट सिर्फ ये मेरी बातें हैं, मतलब आई डोंट नो, मे बी कुछ गलत भी हो सकता है, या कुछ शायद मेरी थिंकिंग मेरी वो गलत भी हो। बिल्कुल ये मेरी है, मतलब दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ और माई थिंकिंग और व्हाट हाउ आई हैव बीन डूइंग इट और हाउ आई हैव बीन वर्किंग, या क्या सोच के मैं काम करता हूँ। तो द एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया आपके साथ, और काफी की बात है। काफी टाइम आप भी सोच रहे हो, काफी टाइम आपने मतलब अभी तक तो पर्सनली होते हो, या अब दुनिया सुनेगी, समय जितने भी लोग देखेंगे, समय पर द नंबर है। तो सी, और आपका हमारे लिए कुछ इनपुट, आपको कैसा हमारे साथ लग रहा है अभी तक? आप भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे थे, तो आपको उस दिन क्या वो रहा था एक्सपीरियंस, कि आपको क्या लगा कि जब मैं आपके पास आया था विदाउट जीएसटी? डाउट तो हुआ होगा कि नहीं, मैंने तो उस टाइम जो आपसे पूछा भी, जो आपने अभी बताया ना कि मेरा अकाउंट चेंज हो रहा है और जीएसटी नंबर मेरे को लेना है, तो मेरे को पता लगा कि जीएसटी नहीं है। तो मैंने फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने कुछ हमारी कंपनी के बारे में भी रिसर्च नहीं किया कि भाई इसको देना चाहिए काम, नहीं देना चाहिए, तो वो फेस वैल्यू पे ही मैंने तुम्हें दिया। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी भी बताया था कि फेस वैल्यू पे तुम एक काम तो ले सकते हो, बिल्कुल वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें डिलीवर करना है। तो वो डिलीवर किया तो आगे काम चलता रहेगा, नहीं डिलीवर किया तो आई यूजुअली मैं बहुत ज्यादा सोचता भी नहीं, तुम्हारे से उस दिन मीटिंग भी करता हूँ, मेरे को अच्छे लगे तो मैंने उस दिन मैंने राहुल को भी फोन किया उस टाइम पे, लेकिन उसका फोन लगा नहीं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई सेड कि यार चलो ठीक है, ठीक ही होगा। राहुल गुप्ता के साथ भी तुम थे, उनके ऑफिस में थे और वो सब कर रहे थे, तो ठीक ही होगा सब। तो आई जस्ट टेक अ डिसीजन कि भाई मैं बहुत ज्यादा मैंने ये नहीं मालूम करना कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्या है। आई जस्ट लाइक यू इन दैट्स इट। तो अभी डिलीवर कर पा रहे हम वो एक अभी तो एज आई सेड, और तुमने भी बोला कि उस दिन पॉडकास्ट के लिए आते हैं, तो हम वो चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो वो चीजें तो अभी तुम्हारा पॉडकास्ट अभी मुझे करना है कि ये बताओ कि मतलब ठीक है, हम काम तो कर रहे हैं, अच्छा वीडियो भी बना लिया, रील भी बना। वैसे अभी तक की जो सर्विसेज डिलीवर हुई होगी उसका कोई फीडबैक अच्छा रहा? नहीं, वो अच्छा डेफिनेटली है, इन द सेंस कि मतलब इनोवेशन काफी है। जो रील्स आपने बनाई, तो शुरू में मुझे, जैसे तुमने बीच में कैलेंडर दिया ना कि हम इतने सारे रील बनाएंगे, तो मैं अंशिका के साथ यही डिस्कस कर रहा था यार ये करेंगे क्या, ये मतलब 30 दिन के लिए ये कैलेंडर बना के दे दिया, और ये बहुत ही एब्सर्ड सा लग रहा था जो तुमने टॉपिक्स या वो सब दिया ना ऐसा। और फिर कभी कभी रील भी बड़ा ही एब्सर्ड सी होती हैं, बट देन वी अप्रूव इट, ठीक है यार। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स तो है, और मतलब अच्छा है, इनोवेशन तो उसमें अच्छा है। कई बार लगता भी है यार कि कहाँ इसने ये सोच लिया कि ऐसा, कभी वो उसको मोल्ड को नहला रहे हो, धो रहे हो, या कभी कुछ ऐसी बहुत सारी जिसको हम सोच नहीं सकते, हम नहीं सोच सकते ऐसा, जो कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने ऐसा सोचा उसके बारे में कि ऐसा बना के दिया। तो वो तो है, चलो अच्छी चीजें हैं जो कि नाइस हमारे सर्विसेज बोल रही है। चलो हाँ, एंड इन लास्ट ईयर एक ना क्वेश्चन इन टोटलिटी पूरी टीम का था, जैसे आपकी सेलिब्रेशंस की वीडियोस आती है ना, तो उसमें ना एक कॉमन क्वेश्चन था, मतलब हमारे एक एडिटर का ही था, कह रहा था कि सर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और समोसे ही सब में कॉमन होते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना, उसमें समोसा ही, मैं यार इसमें समोसा ही मिलता है, वो एक बंदा जाता है, एक रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक होती है। मैंने भी बहुत बार बोला है कि मैं यार कभी तो कुछ सैंडविचेस हो अभी, हालांकि इस बार बर्गर, हाँ इस बार चेंज हुए थे, हमने नोटिस किया। मैंने कहा इस बार सर को बोलेंगे, इस बार वाले सेलिब्रेशन में चेंज था। तो मैंने भी बहुत बार बोला कि मतलब हमें, मतलब वो कुछ भी ऐसा इवेंट होता है ना, तो हम वो इवेंट की बात नहीं करते, हम समोसा पार्टी की बात करते हैं। चलो आज समोसा पार्टी है। तो वो क्योंकि समोसा हिंदुस्तान में सबसे आसान है, बिल्कुल हर जगह मिल जाता है, सबसे नजदीक में मिल जाएगा आपको, और हर एक आदमी को पसंद है, किसी को शिकायत नहीं है समोसा खा के।
तो मे बी दिस इज द रीजन कि वो सबसे आसान कॉमोडिटी है arrange करना। और कोई नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम चेंज करोगे। मैं मे बी नेक्स्ट टाइम होता है तो मैं आई विल पुट अप दिस पॉइंट कि भाई कोहिनूर वाले ऐसे बोल रहे थे, तो वो शायद उसको कि अब नहीं सीरियसली समोसे भी लेंगे, चेंज करने सीरियसली लेंगे चाहिए, उसको। सेम शॉट जा रहे हैं। तो चलो नाइस गाइस, सो रैप अप करते हैं। आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इन यूट्यूब एंड जब भी होएगा मोस्ट प्रोबब्ली, तो फॉर श्योर होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।